लो बताओ भाई, ईसीटी पढ़ रहे थे, शुरुआत से ही एक क्वेश्चन आ गया है तुम्हारा। तो कौन सी 3 ड्रग दी थी, उसकी सीक्वेंस क्या है? गीत से गीत ना गाने हैं, मैं उधर आके पूछूंगा ना तो ये करूंगा फिर। है? हाँ बताओ, कौन सी सीक्वेंस से ईसीटी में ड्रग दी जाती है? ये किस लिए देते हैं? एटीएस से याद रख सकते हो। ये किस लिए देंगे? सिक्रेशंस कम करने के लिए देंगे। थायोपेंटल क्या है? एनेस्थेटिक और सेडेटिव है, एंजाइटी भी कम करेगा। इसकी जगह प्रोपोफॉल का यूज भी कर सकते हो। सक्सिनाइल कोलिन का क्या काम है? मसल्स रिलैक्सेंट है। ये ड्रग जब भी दोगे क्या जिम्मेदारी निभाओगे तुम लोग? हमेशा रेस्पिरेटरी पैरालिसिस को असेस करना है, इसके लिए हमको रेस्पिरेटरी पैटर्न और रेट को असेस करना है। ठीक बात है। तो सीक्वेंस ऑफ गिविंग मेडिकेशंस ड्यूरिंग ईसीटी आपको याद रखना है कि एट्रोपिन देते हैं, फिर थायोपेंटल देते हैं, फिर सक्सिनाइल कोलिन देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि सेडेशन की ड्यूरेशन कम करने के लिए, सेडेशन की ड्यूरेशन कम करने के लिए, जितना लेट अगर सेडेशन या एनेस्थेटिक ड्रग लगेगी उतना लेट पेशेंट वापस कॉन्शियसनेस गेन करेगा, इसलिए उससे पहले देते। बाकी ऐसा कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है। तो एट्रोपिन, थायोपेंटल और सक्सिनाइल कोलिन, ये सीक्वेंस लिख लो, फिर आगे चले। लिख ली? अरे लिख ली क्या? वो लिख ली, चलो। है? तो नहीं लिखा तो फिर क्या कर रहे हो? हम्म वैसे सीक्वेंस से ही लिखा हुआ है, सिर्फ एक लाइन लिखो, द सीक्वेंस ऑफ गिविंग ड्रग्स इन ईसीटी, उसमें लिख लो एटीएस और 3 ड्रग के नाम याद रख लो। इल्यूजन वाला क्वेश्चन कल किसने गलत किया था बे? इल्यूजन वाला क्वेश्चन भी गलत किया था। हाँ, इल्यूजन का क्वेश्चन दोनों थे, वो भी गलत कर दिया। बेटा आता है इल्यूजन क्या है? बताना बच्चों, बता। बीच में बोल भाई। हाँ बता, ऐसे क्या होता है? कोशिश कर, इल्यूजन क्या है? शर्माने की जरूरत नहीं है, आपको जैसा याद है वैसा बताओ, बाकी चुप रहेगा दो। हाँ, क्या बेटा? फॉल्स, फॉल्स फिक्स अनशेकेबल बिलीफ नहीं है बेटा। फॉल्स फिक्स अनशेकेबल बिलीफ डिल्यूजन है। क्या है? डिल्यूजन। अभी तक क्या इल्यूजन डिल्यूजन कर रहे हो बे? पढ़े हुए 15 दिन हो गए। अरे बार बार पढ़ो ना, टर्मिनोलॉजी क्या है उसमें? इल्यूजन एंड हेलुसिनेशन परसेप्शन का डिसऑर्डर है। इल्यूजन में एक्चुअल स्टिमुलाई को गलत तरीके से पहुंचेगा। पेशेंट से पूछा ये क्या है, पेशेंट बोलेगा ये तलवार है, ये डंडा है, हैं? कुछ भी बोल सकता है। तो ये हुआ इल्यूजन। हेलुसिनेशन में परसेप्शन होगा बट स्टिमुलाई नहीं होगा। स्टिमुलाई नहीं होगा, जैसे भूत का दिखना। जैसे भूत का दिखना, एक्चुअल में भूत है या नहीं है ये दूसरों को नहीं दिखता, सिर्फ उस मरीज को ही दिखता है। जो कहते हैं है वो मरीज है, उनको हेलुसिनेशन है। क्या है? हेलुसिनेशन है। चलो, हमने देखा नहीं इसलिए हम नहीं मानेगा। चलो, तो आप कौन सी ड्रग अवॉइड करेंगे ईसीटी में, बताओ भाई साहब। दिमाग में आइडिया है तो बताओ। ईसीटी देने से पहले कौन सी ड्रग बंद करनी है या कौन सी ड्रग नहीं देनी है? हम्म हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया बेटा। ईसीटी में क्या होता है? कन्वर्जन आता है। ईसीटी में क्या करते हैं हम? जब लाइट का झटका देंगे तो कन्वर्जन आएंगे, सीजर्स आएंगे। क्या आएंगे? सीजर्स आएंगे। तो कौन सी ड्रग नहीं देंगे? एंटी कन्वर्जेंट ड्रग नहीं देंगे। क्या नहीं देंगे? एंटी कन्वर्जेंट ड्रग नहीं देंगे, क्योंकि अगर वो ड्रग दी हुई होगी तो कन्वर्जन नहीं आने देगा ना। तो इसलिए एंटी कन्वर्जेंट ड्रग, और जिन भी ड्रग की एंटी कन्वर्जेंट प्रॉपर्टी है उन ड्रग को होल्ड करना है, उन ड्रग को ईसीटी से पहले होल्ड करना है। तो वो कौन सी ड्रग है? तो एंटी कन्वर्जेंट ड्रग आ गई और लिथियम आ गई। एंटी कन्वर्जेंट ड्रग एंड लिथियम। 24 आवर्स पहले लिथियम को बंद करेंगे। एवरेज आपको आइडियली टाइम याद रखना है कि 24 आवर्स बिफोर बिफोर ईसीटी स्टॉप लिथियम। वही एंटी कन्वर्जेंट ड्रग आप मॉर्निंग डोज स्किप करोगे तो भी चल जाएगा। मॉर्निंग डोज स्किप करोगे तो भी चल जाएगा। मॉर्निंग डोज स्किप करोगे इसका मतलब कितनी ड्यूरेशन होगी? कितनी ड्यूरेशन होगी? 12 आवर का गैप आ गया। कितना आ गया? 12 आवर्स का गैप आ गया। तो 12 आवर्स का गैप भी अगर पर्टिकुलरली ऐसे पूछ लिया हो एंटी कन्वर्जेंट का तो 12 आवर बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? 12 आवर्स बिफोर ईसीटी होल्ड कर देंगे। लिथियम का पर्टिकुलरली पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है 24 आवर्स बिफोर स्टॉप करेंगे। 24 आवर्स बिफोर स्टॉप करेंगे। लिथियम क्या ड्रग है? लिथियम मूड स्टेबलाइजर ड्रग है। क्या ड्रग है? मूड स्टेबलाइजर ड्रग। इसको ड्रग ऑफ चॉइस फॉर बाइपोलर डिसऑर्डर और मैनिक एपिसोड कहते हैं। बाइपोलर और मेनिया कहते हैं। तो ये दो ड्रग को रोकना है। हो गया लिख के? इसके अलावा बाइपोलर लिथियम मूड स्टेबलाइजर ड्रग है। क्या ड्रग है? मूड स्टेबलाइजर ड्रग। इसको ड्रग ऑफ चॉइस फॉर बाइपोलर डिसऑर्डर और मैनिक एपिसोड कहते हैं। बाइपोलर और मेनिया कहते हैं। तो ये दो ड्रग को रोकना है। हो गया लिख के? इसके अलावा केयर क्या करोगे भाई साहब? ईसीटी से पहले क्या करोगे? तो ईसीटी से पहले जैसे किसी भी प्रोसीजर से पहले क्या करते हैं? कंसेंट लेते हैं। क्या करते हैं? कंसेंट लेंगे। इसके अलावा और क्या करोगे भाई? हाँ, एनपीओ रखेंगे, क्योंकि सेडेशन देंगे, पेशेंट अनकॉन्शियस होगा, एस्पिरेट कर सकता है, इसलिए एनपीओ भी रखना जरूरी है। मिनिमम 6 आवर, 4 to 6 आवर्स रख सकते हो, और आइडियली 6 आवर्स रखते हैं। आइडियली कितना रखते हैं? 6 आवर्स।
तो एनपीओ रखना है। इसके अलावा बालों का तेल निकालेंगे, क्या करेंगे, सर को शैम्पू से धुलवाएंगे ताकि तेल निकल आए और बाल एकदम सिल्की हो जाए। क्यों? हेयर ऑयल इलेक्ट्रिक करंट का बेड कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिक करंट का बेड कंडक्टर होता है, तो करंट ठीक से जाएगा नहीं। इसके अलावा किसी ने सुर्ख लाल लिपस्टिक लगा के आ गया, ओपीडी बेसिस पे ईसीटी हो रही है, पेशेंट घर से ही आता है ट्रीटमेंट कराने, तो ईसीटी ओपीडी बेसिस पे चल रही थी मेनिया वाले पेशेंट की, तो मेनिया वाली अपने आप को दुर्गा माँ समझ रही है, तो वो लिपस्टिक लगा के नेल पॉलिश वॉलिश लगा के एकदम देवी माँ जैसे बन के आएगी, तो आपको वो निकलवानी है। क्यों निकलवानी है? नेल पॉलिश और लिपस्टिक निकलवानी है, काहे को निकलवाओगे भाई? साइनोसिस को असेस करेंगे। क्या करेंगे? साइनोसिस को असेस करने के लिए नेल पॉलिश एंड लिपस्टिक को रिमूव करवा देंगे। इसके अलावा ईसीटी से पहले बाउल एंड ब्लेडर को खाली करवाना है। यानी कि कैसे खाली करोगे बे? करो, बाउल एंड ब्लेडर खाली करवाओ। तुमको आ जाती है ऐसा करने से? है भाई वाह, कमाल है यार। अभी भी उस स्टेज में हो क्या? है, वो तो छोटे बच्चों में होता है ऐसा। हाँ, पेशेंट को बोल देंगे, जिसको कॉन्स्टिपेशन नहीं है उसको बोल देंगे भाई बाथरूम में जा, आराम से उधर आधा घंटा बैठ के आ, जरूर कुछ ना कुछ होगा उधर। है, अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है, वैसे नहीं हो रहा है, तो एनिमल लगवा सकते हैं। क्यों करेंगे ऐसा? क्यों खाली करवाओगे बे? वरना क्या होगा? तुमने दिया है सेडेशन, तुमने दिया है मसाज रिलैक्सेंट, तो उधर की भी तो मसाज रिलैक्स हो जाएगी, तो सारा मामला उधर हो जाएगा, सुसु फूफू। है, इसलिए एम्प्टी द बाउल एंड ब्लेडर बिफोर ईसीटी, एम्प्टिंग द बाउल एंड ब्लेडर बिफोर ईसीटी करना है। इसके अलावा और क्या करोगे? हाँ, कोई भी गहने पहने हो, ऑर्नामेंट्स या नकली दांत, हाथी के दांत दिखाने के अलग, चबाने के अलग वाले निकालेंगे। काहे निकालोगे डेंचर्स? सीजर्स के दौरान इंजरी कर सकते हैं, डिसलॉज हो सकते हैं, अपनी जगह से हिल सकते हैं, तो एक आध टूथ के अंदर भी एस्पिरेट भी हो सकता है, इसलिए निकाल दो। असली दांत नहीं उखाड़ लेने हैं, ओनली डेंचर्स, नकली दांत। देखे हैं डेंचर्स? अरे पूरे के पूरे भी होते हैं, विथ पैलेट बनते हैं, वो वाले निकलवाने, बुढ़ापे में लगवाएंगे तुम्हारे भी। है, चलो इतना सारा कर लोगे, बहुत है ये तो। इसके अलावा प्री इन्वेस्टिगेशन और प्री मेडिकेशन। प्री इन्वेस्टिगेशन में हम मेनली रिसेंट एमआई को असेस करना है। ईसीटी की वजह से जो डेथ होती है वो मेनली मायोकार्डियल इंफाक्शन की वजह से होती है। किसकी वजह से? मायोकार्डियल इंफाक्शन या सेरिब्रोवैस्कुलर इंफाक्शन, सीवीए या एमआई होता है, तो हमको ईसीजी करना जरूरी है। कोई अगर कार्डियक हिस्ट्री रही हो, रिसेंट एमआई की हिस्ट्री है या कार्डियक पेशेंट है, तो ईसीटी से पहले ईसीजी करना मस्ट है। बस इतना कर लो, बहुत है। कंसेंट लेंगे, एनपीओ रख देंगे, तो एनपीओ आप 6 आवर्स रख लो। इसके अलावा डेंचर, ऑर्नामेंट्स, कोई दांत हिल ही रहा है बिल्कुल यूं कि अभी गिरूं हो रहा है, उसको तो निकाल सकते हो। इंट्यूबेशन में भी निकाल देते हैं, जब पेशेंट को इंट्यूबेट करते हैं, एंडोट्रेकियल ट्यूब डालते हैं, उस समय भी जो लूज दांत होता है, ओल्ड एज में होगा, अभी तो तुम सब जवान हो, अभी तो तुम अखरोट तोड़ सकते हो, तो दांत कोई लूज होगा उसको रिमूव कर देते हैं। अदरवाइज इंट्यूबेशन के दौरान वो दांत टूट सकता है, या ईसीटी के दौरान कन्वर्जन आएंगे, वो दांत टूटेगा, एस्पिरेट कर सकता है, तो लूज टीथ है उसको भी रिमूव करेंगे। हेड बाथ देंगे, शैम्पू करके धो देंगे, सर को एकदम अच्छा चमका देंगे, बाउल एंड ब्लेडर को खाली करवाएंगे, और प्री मेडिकेशन देंगे। इसके अलावा ईसीजी लिख लो, ईसीजी टू फाइंड आउट रिसेंट एमआई। प्री मेडिकेशन में क्या दोगे बे? प्री मेडिकेशन में क्या दोगे? हुँ? अरे क्या दोगे बोलो ना? हाँ, अगर इंट्रामस्कुलर दे रहे हो तो एट्रोपिन इधर देने का है। पोजीशन देंगे, इतना कर लोगे तो बहुत हो जाएगा। अब लो, बैक ऑफ दी टंग को प्रेस का इंट्रोड्यूस ऐसे आफ्टर ईसीटी का एंजाइटी, एक साफ इंसिजन देना है, सीधा गड्ढा करना है, कोचरा है, कर देते हैं। अदरवाइज इंट्यूबेशन के दौरान वो दांत टूट सकता है, या ईसीटी के दौरान कन्वर्जन आएंगे, वो दांत टूट। एमआई प्री मेडिकेशन में क्या दोगे बे? प्री मेडिकेशन में क्या दोगे? हुँ? अरे क्या दोगे बोलो ना? हाँ, अगर इंट्रामस्कुलर दे रहे हो तो एट्रोपिन इधर देने का है, अगर आईवी दे रहे हो तो जब ईसीटी रूम में टेबल पे ले गए उसी टाइम देना है, अगर इंट्रामस्कुलर दे रहे हो तो यहाँ देना है।
वो मैं बताऊंगा बाद में। इंट्रामस्कुलर लगाया जाएगा, तुम 16 गॉज निडल 50 सीसी वाली सिरिंज लेके, और उसको डाइल्यूट करेंगे एट्रोपिन को 20 ml में, 20 ml लगाएंगे भाई, ठीक है। तो उसके बाद तुम कभी नहीं बोलोगे कहाँ लगाएंगे। हाँ बेटा बोलो। हैं 44। हाँ तो इतना सीधा लिखा है ना, बीइंग प्रोसिक्यूटेड मतलब प्रोसिक्यूशन डिल्यूजन है। बीइंग प्रोसिक्यूटेड का मतलब है उसके खिलाफ साजिशें हो रही है, साजिशें। तो साजिशें किसकी करोगे? नुकसान पहुंचाने की साजिश रचोगे। और 45 क्या कह रहा है? एक्सेप्शनल एबिलिटीज है और साथ में आइडेंटिटी है। इसका मतलब कुछ अंदरूनी अलग तरह की ताकतें हैं, या अलग पहचान रखता है। इसका मतलब क्या है? ग्रैंडियोसिटी, बहुत पावर है मेरे में, मैं अभी यहाँ खड़ा खड़ा वहां वो गाड़ी जो खड़ी है ना उसको व्यू करके उड़ा सकता हूँ। तो ये डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी है। क्या है? डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। हो गया भाई, नहीं उड़ाई मेरी है उधर। चलो ठीक है। ड्यूरिंग ईसीटी क्या करोगे? ड्यूरिंग ईसीटी में सुपाइन फॉर बाइलेटरल एंड साइड लाइन फॉर यूनिलेटरल देंगे। इसके अलावा मेडिकेशंस वही आपका पिल्लो देंगे सैक्रम और नेक के अंदर, ताकि जर्क मूवमेंट ना हो सीजर्स के दौरान। वाइटल को लगातार मॉनिटर करना है। बाइट ब्लॉक मुंह में लगाना है ताकि, हाँ, टंग बाइट ना हो, टंग बाइट ना हो, बाइट ब्लॉक हो या माउथ गैग हो, उसको माउथ गैग भी बोल सकते हो। इसके अलावा ऑक्सीजन ड्यूरिंग भी और आफ्टर भी, ड्यूरिंग भी दे सकते हो। और कंटिन्यू मॉनिटरिंग करनी है। और जब ईसीटी लग रही हो तो बेड को टच नहीं करना है, इलेक्ट्रिकल करंट में पास, तो इसलिए जब ईसीटी लग रही हो तो पेशेंट को या पेशेंट के बेड को टच नहीं करें। हाँ ड्यूरिंग भी देते हैं, ड्यूरिंग देना जरूरी है और आफ्टर भी देना जरूरी है। ड्यूरिंग में भी तो अब हमने सेडेशन दे दिया है, मसल रिलैक्सेंट दे दिया। इस इलेक्ट्रिसिटी से करंट कहाँ पैदा होगा, वो एक अलग लॉजिक है, वो ज्यादा जरूरी है। इससे आग नहीं लगेगी, कोई शॉर्ट स्पार्किंग थोड़ी हो रहा है उसमें। हम्म। वैसे आपका ये कंसेप्ट ठीक है, ध्यान रखना हो तो रख लो, पर ड्यूरिंग ऑक्सीजन देना, यही क्वेश्चन आया था इस बार। ड्यूरिंग एंड आफ्टर क्वेश्चन क्या था प्री में, कि ड्यूरिंग एंड आफ्टर ईसीटी ऑक्सीजन लगा रहे हो, काहे लगा रहे हो बे? तो काहे लगा रहे हो? हाइपोक्सिया रोकने के लिए है, सीधी सी बात है। ऑक्सीजन क्या करता है? हाइपोक्सिया नहीं होने देगा, मसल रिलैक्सेंट और सेडेशन की वजह से। कोई नहीं, वैसे तुमको आफ्टर जमता है तो यहाँ मैंने भी वैसे आफ्टर लिखा हुआ। क्या कल सारी ब्लेडें देख ली क्या? कोई यूं मुड़ी हुई, कोई एकदम तीखी, कोई हल्की सी मुड़ी हुई है। चलो बढ़िया। पड़ी ब्लेड पड़ी। तो स्टेप नाइफ में कौन से नंबर की ब्लेड यूज करते हैं? स्टेप नाइफ का मतलब समझ रहे हो? एक साफ इंसिजन देना है, सीधा गड्ढा करना है, कोतरा है। ठीक है, ठीक, बिल्कुल ठीक है। जो एकदम नुकीली है उसका आगे का जो एंड है वो बिल्कुल साफ और बिल्कुल तीखा छोटा है। तो निक देने के लिए, निक का मतलब है छोटा इंसिजन, छोटा सिर्फ एक छेद करना हो तो उस नाइफ का इस्तेमाल करते हैं। हो गया। ब्रेन के ड्यूरा में, ब्रेन जो क्रेनियोटोमी होती है, ड्यूरा ओपन करेंगे। ड्यूरा पता जानते हो? ड्यूरामेटर ब्रेन की लेयर है, उसको अगर ओपन करना है, क्योंकि पेशेंट को क्या है, एसडीएच है, सब ड्यूरल हेमरेज और हेमेटोमा है, तो ड्यूरा ओपन करना पड़ेगा, तभी हेमेटोमा बाहर निकालेगा। कौन सी नंबर की ब्लेड यूज करेंगे? है? बताओ बताओ। है? बिल्कुल 15 नंबर। कौन सी करेंगे? 15 नंबर। चलो कोई नहीं, आगे और आंसर पढ़ाएंगे आपको। लो जी बताओ, यही क्वेश्चन था एज इट इज, यही था शायद मेरे हिसाब से, तो फिर पता नहीं। यही क्वेश्चन था क्या प्री में? जिसने दिया हो वो अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा के याद करने की कोशिश करे, क्या यही क्वेश्चन था? अरे क्या ऐसा ही था या यही था? ऐसा नहीं था, कैसा था? ठीक है कोई बात नहीं, तुमको क्या करना है, आंसर क्या है? तो ऑक्सीजन क्यों देंगे? रेस्पिरेटरी मसल्स पैरालिसिस हो सकता है मसल्स रिलैक्सेंट की वजह से, तो पेशेंट में हाइपोक्सिया एनोक्सिया हो सकता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या देंगे? ऑक्सीजन देंगे। बहुत बढ़िया है। पर एग्जाम में तो हो गई ना वहां, है? यहाँ तो बड़े सिस्कारियां निकली, और वहां क्या है भैया? वो पर्पस दोनों जगह सेम ही था, ऑक्सीजन लगाने का मकसद तो एग्जाम में भी सेम था, यहाँ भी सेम है, तो फिर वहां फिश क्यों हुआ? क्वेश्चन धुंधला दिखता है तुमको एग्जाम में, प्रॉब्लम वही है, तुमको घबराहट बहुत ज्यादा हो जाती है। घबराहट यानी एंजाइटी का लेवल इतना हो जाता है कि मामला खराब है तुम्हारा वहां। रिलैक्स रहा के जा करो, डीप ब्रीथ एक्सरसाइज करके, जितना रिलैक्स होके देखोगे उतना ही दिमाग चलेगा, परसेप्शन अच्छा रहेगा। चलो हो गया, चले आगे। आफ्टर ईसीटी क्या करोगे भाई? वाइटल मॉनिटरिंग करेंगे लगातार, पेशेंट को साइडलाइन पोजीशन दे सकते हैं या हेड टर्न टू वन साइड। कोई शत्रुमूर्ख बातें ना कर, इधर देख सिर्फ। इसके अलावा पेशेंट को लगातार ओरिएंट करना, ये क्वेश्चन आता है कई बार कि पोस्ट ईसीटी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या है? एस्पिरेशन के बाद का सबसे इंपोर्टेंट चीज यही है कि पेशेंट को बार बार बताओ, रामलाल तुम यहाँ हो, है? तुम्हारा इलाज हो गया, ट्रीटमेंट हो गया, ईसीटी हो गई, अभी इतने बजे हैं, ये वाला कमरा है, अभी तुम्हारे वार्ड में ले जाएंगे, ये रहा तुम्हारा भाई,
साथ में जो भी है उसका इंट्रोड्यूस, ऐसे बार बार ओरिएंट करवाना है पेशेंट को, बार बार ओरिएंट करवाना है, उसी से पेशेंट का कंफ्यूजन दूर होगा, उसी से कंफ्यूजन दूर होगा। और वाइटल मॉनिटरिंग 1 आवर तक एवरी 15 मिनट करना है, एवरी 15 मिनट टिल 1 आवर आफ्टर ईसीटी। उसके बाद कोई कॉम्प्लिकेशन है तो असेस करेंगे। रेस्पिरेटरी मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है, ये भी प्रायोरिटी है। इसके अलावा जब तक गैग रिफ्लेक्स नहीं आएगा मुंह से कुछ नहीं देगा। अब वो कौन आदमी है जिसको ये नहीं पता कि गैग क्या होता है? मैं आ रहा है उधर गैग रिफ्लेक्स चेक करने, अरे आज नहीं हो रहा, वाहियात लोग आ कर रहे हो ऐसी आनी होती वो अलग होती है, वो मैं बताऊंगा बाद में। 7:30 को उधर आना नीचे तो गैग रिफ्लेक्स चेक करने के लिए अरे तुमको उंगली पकड़ाए तो पूरा हाथ ही पकड़ने पाते हो तुम। गैग रिफ्लेक्स चेक कैसे करते हैं बेटा? तो पेशेंट को बोलेंगे मुंह खोलो, टंग डिप्रेसर से बैक ऑफ द टंग को प्रेस करेंगे, बैक ऑफ द टंग को प्रेस करेंगे तो पेशेंट गैगिंग करेगा, गैगिंग मतलब उल्टी वाला जैसा ऐसा आने लगेगा, वो गैग रिफ्लेक्स है। इसके अलावा सिप्स ऑफ वाटर दे सकते, सिप्स ऑफ वाटर, अगर पेशेंट स्वलो कर पा रहा है इसका मतलब गैग रिफ्लेक्स आ गया है। सिप्स ऑफ वाटर का मतलब ये नहीं है कि भाई साहब आधी गिलास पानी पिला दिया, नहीं, एक घूंट हल्की सी सिप लेनी है, समझ रहे हो? सिप ली है कभी? ठीक है, चलो तो इतनी बातों का ख्याल रखना है। जब तक गैग रिफ्लेक्स नहीं आएगा कुछ नहीं देना है, गैग रिफ्लेक्स आने के बाद ही खिलाना है। तो ये सारी चीज आपको पोस्ट ईसीटी असेस करना है। कर पाओगे असेस इतना? क्या बेटा उधर बंद है का? अच्छा यूं झांको लो भाई, थोड़ी स्पीड से चालू कर दे यार, ये रिमोट और बड़ा है ना, ये नहीं चलता ये कौन सी भाषा थी? रिमोट हुआ है? हाँ हो गया, केयर कर दोगे इतना, प्री ड्यूरिंग एंड आफ्टर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखने की है कि भाई साहब ऑक्सीजन देना है, हाइपोक्सिया एनोक्सिया से रोकना है, रेस्पिरेटरी मसल पैरालिसिस है तो रेस्पिरेटरी रेट को असेस करना ही करना है, फ्रीक्वेंट ओरिएंट करना है पेशेंट को, जब तक गैग रिफ्लेक्स ना आ जाए मुंह से कुछ ना खिलाएंगे। एस्पिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट का हेड एक साइड टर्न कर देंगे या लेटरल पोजीशन देंगे, या लेटरल पोजीशन देंगे, इतना कर लोगे तो बहुत हो जाएगा। अब लो, अब आपसे पूछ रहा है कि न्यू एक बायोमार्कर फाइंड आउट हुआ है ब्रेन में, वो ईसीटी की इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए है, ईसीटी की इफेक्टिवनेस को चेक करना है। तो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि ईसीटी इफेक्टिव हुई या नहीं हुई, क्या लेवल चेक करेंगे या कौन सा बायोमार्कर चेक करेंगे? सीएसएफ पहला वाला, सीएसएफ पहला वाला क्या है? ये 5-HIAA क्या है? ये 5-HIAA क्या है? 5 हाइड्रोक्सी इंडोले एसिटिक एसिड है, 5 हाइड्रोक्सी इंडोले एसिटिक एसिड। दूसरा बीडीएनएफ है, बीडीएनएफ क्या है? ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोपिक फैक्टर, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोपिक फैक्टर। अबे क्या करता है भैया? ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोपिक फैक्टर, यही फैक्टर इंसान के लिए मूड के लिए रेस्पॉन्सिबल है, इंसान के मूड के लिए रेस्पॉन्सिबल है। डिप्रेशन में इसका लेवल डिक्रीज हो जाता है और ईसीटी के बाद इसका लेवल इंक्रीज है। इसका मतलब क्या है कि ईसीटी इफेक्टिव है, पेशेंट का मूड अब सैड नहीं है, प्रीवियस सैडनेस से इंप्रूव हुआ है। तो बीडीएनएफ रिसेंट बायोमार्कर है और ये एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा, इसका याद रखना है। ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोपिक फैक्टर, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोपिक फैक्टर। उसके अलावा थायराइड हार्मोन डिप्रेशन में डिक्रीज हो जाता है, ये भी याद रखना है। हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स डिप्रेशन से मैच करते हैं, वही हाइपरथायरॉयडिज्म के सिम्टम किससे मैच करते हैं? मेनिया से करते हैं। वो डिप्रेशन और मेनिया पढ़ेंगे, वहां लिखवाऊंगा मैं, अभी मत लिखो। होगा? अरे हो गया, एक और क्वेश्चन, अब बताओ। हम्म 2 नंबर, तुम्हारी तरह 2 नंबरी। हाँ तो यहाँ कुछ नहीं है, पेशेंट आया आईसीटी रूम से, उसको ओरिएंट करना है। क्या करना है? ओरिएंट करना है रामलाल जी। हाँ, frequent orientation to decrease confusion, frequent orientation to decrease confusion is necessary, frequent orientation। ऑनलाइन वाले बच्चे का आंसर दे दिए हो भाई? नहीं नहीं, ऑनलाइन वाले बच्चे सबसे होशियार है, जीनियस है। बताओ, which of the following problem would a nurse need to address immediately in post ECT recovery period? क्या है? अच्छा, हम्म क्या लगता है बेटा? कुछ तो लगता होगा, क्या लगता है? हाँ पहलवान दीवार के पास वाला बच्चे बता, क्या लग रहा है बेटा? अबे तुमको वर्बल डायरिया हो रखा है, वर्बल डायरिया लोगों क्या बोलता है उसको, क्या बोलता है?
लोगोरिया। उधर वाले को डायरिया बोलते हैं, इधर वाले को लोगोरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोगोरिया। ये और ज्यादा खतरनाक है उससे। क्या लग रहा है भाई? इमीडिएटली हमको चेक करना है कौन सी प्रॉब्लम। तो वाइटल साइन में अगर चेंजेस दिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है? पेशेंट की रेस्पिरेटरी रेट बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। इससे मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है? रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन हुआ है। पेशेंट को क्या हुआ है? रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू मसल रिलैक्सेशन, ड्यू टू मसल रिलैक्सेशन। तो हमेशा असेस करना है प्रॉब्लम को, कैसे फाइंड आउट करेंगे? डिसओरिएंटेशन कॉमन चीज है। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो गया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, चादर बदल देंगे, पजामा बदलवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही पहले खाली करवाया तो चांस कम है। इसके अलावा स्लीपीनेस, स्लीपीनेस तो होगा ही, सेडेशन दिया है, सेडेशन दिया है, थोड़ी देर तो सोएगा ही सोएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वाइटल साइन में अगर कुछ चेंजेस आ रहा है, स्पेशली रेस्पिरेटरी रेट और हार्ट रेट बढ़ी हुई आ रही है, तो समझ लेना है मामला कुछ गड़बड़ है। अब बताओ भाई साहब, साइन में अगर कुछ चेंजेस आ रहा है, स्पेशली रेस्पिरेटरी रेट और हार्ट रेट बढ़ी हुई आ रही है, तो समझ लेना है मामला कुछ गड़बड़ है। अब बताओ भाई साहब, क्या है? ओ शतुरमुर्ग, इसमें पूछा गया है आपको कि इनमें से कौन से पेशेंट को आप ईसीटी के लिए पहले प्रिपेयर करोगे। तो वो कौन सा पेशेंट है जो ईसीटी के लिए पहले प्रिपेयर करेंगे? क्यों भाई? तो याद करो, हाँ, वो इंडिकेशंस याद करो जिसमें बताया था कि एब्सोल्यूट इंडिकेशन ऑफ ईसीटी, एब्सोल्यूट इंडिकेशन फॉर ईसीटी। क्या था बेटा एब्सोल्यूट इंडिकेशन ऑफ ईसीटी? ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा तो नहीं लिखवाया। क्या था बेटा, याद कर, बताओ बताओ। क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है, देखो। अरे ईसीटी किसको लगेगी? जो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है और साथ में सुसाइड के आइडिया आ रहे हैं कि मर जाऊंगा। क्या? कि मर जाऊंगा, इतना उदास है, दुखी है कि मरने के विचार बार बार आ रहे हैं। तो उसका इलाज क्या है? ईसीटी लगाएंगे। उसको क्या लगाएंगे? ईसीटी। तो सबसे पहले ईसीटी किसको देंगे? वही कि जो मरने की बातें कर रखा हुआ भाई। अब कौन शुरू करेंगे? कि जो मरने की बातें कर रखा हुआ भाई। अब कौन शुरू करेंगे? कि जो मरने की बातें कर रखा हुआ भाई। अब कौन शुरू करेंगे? साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी क्या है? नाम से दिख रहा है साइकोथेरेपी है। साइकोथेरेपी में पेशेंट का एबनॉर्मल थॉट, एबनॉर्मल बिहेवियर, एबनॉर्मल परसेप्शन सबको इंप्रूव कराना है, सबको इंप्रूव कराना है। यानी कि ये एक तरह की काउंसलिंग है। साइकोथेरेपी इज एन काउंसलिंग, जिसमें पेशेंट को कोपिंग मैकेनिज्म सिखाएंगे। अगर उसकी थॉट एबनॉर्मल है, डिल्यूजन है, हेलुसिनेशन है, परसेप्शन में डिस्टर्बेंस है, तो सबको इंप्रूव करने के तरीके बताए जाएंगे, सबको इंप्रूव करने के तरीके बताए जाएंगे। और मेंटल डिसऑर्डर में सबसे बड़ा डिसऑर्डर होता है थॉट का डिसऑर्डर। सबसे बड़ा डिसऑर्डर क्या है? थॉट। अगर किसी के विचार ही गंदे हैं, विचार ही एबनॉर्मल है, तो वो ओवरऑल पर्सनैलिटी और बिहेवियर को अफेक्ट कर देगा। अगर किसी की थॉट जैसी होगी, वो वैसा ही बिहेव करेगा, वैसा ही बोलेगा, वैसी ही एक्टिविटी करेगी। इसलिए हमेशा कहते नहीं है सोच अच्छी रखो, तो ये सोच का ही खेल है सारा। सोच वो वाली सोच नहीं, सुबह वाली सोच, ये सोच है, वो सोच है? तो वो भी अच्छी रखनी है, वरना गड़बड़ हो जाएगी है? सबसे इंपॉर्टेंट इसमें सबसे बड़ी थेरेपी होगी थेरेपी साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस, साइकी एनालिसिस, साइकी यानी माइंड होता है, एनालिसिस का मतलब होता है क्या? एनालाइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, देखेंगे, स्टडी करेंगे। तो पेशेंट के अनकॉन्शियस माइंड में क्या छुपा हुआ है, कौन सी ऐसी तकलीफ, धीरे ले बेटा, है मुंह खुला रह जाएगा फिर कैसे होगा? ऐसे रह जाएगा ना, हाँ गड़बड़ हो जाएगा बेटा। तो ये सिगमंड फ्रॉइड ने दी है साइकोथेरेपी, इसलिए सिगमंड फ्रॉइड को फादर ऑफ साइको एनालिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? फादर ऑफ साइको एनालिसिस। यहाँ पेशेंट के अनकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड में थॉट में क्या छुपा हुआ है, वो ही इंसान के मेंटल डिस्टर्बेंस का कॉज बनता है। कोई भी कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट, तकलीफ देने वाली चीज अनकॉन्शियस माइंड में छुपी रहती है, और वो बार बार अनकॉन्शियस माइंड से वापस कॉन्शियस माइंड में आ जाती है। क्यों आएगी? जब डिफेंस मैकेनिज्म फेल हो जाएंगे, तब वो अनकॉन्शियस में चीज वापस कॉन्शियसनेस में आएगी। यानी कि जो दबी हुई चीज थी वो बार बार याद आ रही है, पहला पहला प्यार और ब्रेकअप, पहला पहला प्यार, वो शादी के वादे कसमें रस्में जो भी है। और अब 3 4 साल 5 साल हो गए, भूलने की बहुत कोशिश करी, फिर एक दिन अचानक से वो दिख गया या दिख गई, या फिर सोशल मीडिया पे दिख गया, या फिर किसी ने आके उसकी खबर बताई, सुना है उसकी शादी होने वाली है अगले महीने। ये वापस बड़ी मुश्किलों से तो अनकॉन्शियस माइंड में डाला उसको, फिर आके कुछ ही करके चला गया, फिर वो वापस कुलबुल करने लगा। तो तकलीफ देने वाली चीज, तकलीफ हो रही है, लगाए झटके तुझे? तो तकलीफ देने वाली चीज अनकॉन्शियस माइंड में होती है, और वो जब वापस कॉन्शियसनेस में आएगी तो इंसान मेंटली डिस्टर्ब करती है, उसका मेंटल पीस छीनती है। तो वही साइको एनालिसिस में करना है कि वो तकलीफ देने वाली चीज को हमेशा के लिए दिमाग से निकलवाना है, तकलीफ देने वाली चीज को हमेशा अनकॉन्शियस माइंड से रिमूव करना है। जब वो रिमूव ही हो जाएगी, तो बार बार तकलीफ नहीं करेगी, ना रहेगा बांस। हाँ, तो मुक्ति दिलानी है परमानेंट वाली। तो परमानेंट मुक्ति के लिए उसको समझाना यही है कि देख बेटा या बेटी, जो भी था वो अब गया, अब उसको भूलो तुम और आगे बढ़ो। देखो अपने आसपास इधर उधर, देखो अपने आसपास इधर उधर, कहीं दरवाजा नहीं तो कहीं खिड़की तो खुली होगी ही होगी, तो तुम्हारा मामला भी सेट हो जाएगा। तो इतना उदास होने की जरूरत नहीं है, है? तो नहीं तो कोई और सही है। चलो, हाँ करेंगे कभी तो गौर, सही है, होगा, चलो ठीक है।
अब देखो साइको एनालिसिस, बचपन साइको एनालिसिस इज द थ्योरी which state that childhood experience and memory and unconscious mental activity। सबसे बड़ी बात है इंसान का बिहेवियर और पर्सनालिटी कौन डिटरमाइन करता है, कि बचपन के एक्सपीरियंस, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, याद रखना ये क्वेश्चन आया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू साइको एनालिसिस और सिगमंड फ्रॉइड, which activity or which type of behavior या which type of traumatic events decides human behavior इन फ्यूचर। तो आप याद रखना चाइल्डहुड ट्रॉमेटिक इवेंट्स, यानी कि बचपन का वो भयंकर हादसा कोई, या बचपन का जरूरी नहीं है, अभी आप इस एज में हो, पुराना कोई भयंकर हादसा, ट्रॉमेटिक इवेंट्स कुछ भी हो सकता है, ब्रेकअप हो सकता है, फिजिकल असॉल्ट हो सकता है, सेक्सुअल असॉल्ट हो सकता है, भयंकर कोई ट्रॉमा, कोई ट्रेजेडी हो सकती है, नेचुरल डिजास्टर्स हो सकते हैं। तो ये सारी चीज अनकॉन्शियस माइंड में होती है और वो इंसान को बार बार तकलीफ देती है। तकलीफ तब तक देती रहेगी जब तक उसको परमानेंटली डिलीट ना कर दिया जाए, क्योंकि बार बार उसकी याद जरूर आएगी। परमानेंट डिलीट करने का तरीका है वही साइको एनालिसिस है। तो बचपन के एक्सपीरियंस, बचपन की मेमोरीज, किसी को बचपन में सेक्सुअल असॉल्ट हुआ हो, किसी को बचपन में भयंकर फिजिकल असॉल्ट हुआ हो, किसी के बचपन में या अभी जिस स्टेज में उससे 5 साल पहले 7 साल पहले कोई ट्रॉमा हुआ हो, वो आगे का फ्यूचर बिहेवियर डिसाइड करता है, वो आगे का फ्यूचर बिहेवियर डिसाइड करता है। तो ये ध्यान रखना है, वही पर्सनैलिटी में दिखेगा इंसान के, वही बिहेवियर में दिखेगा। कि रात को अकेले जा रही थी एक लड़की है, कुछ वाहियात 4-5 लोगों ने उठा के, जैसे अभी वो कोलकाता में रेप हुआ, वैसे ऐसे अगर जिंदा रह जाए तो जिंदगी भर का वो ट्रॉमा है। अब उसका बिहेवियर और पर्सनैलिटी आगे का फ्यूचर का हमेशा चेंज रहेगा, हमेशा चेंज रहेगा उस ट्रॉमेटिक इवेंट्स के कारण। तो ऐसे हादसे हमेशा दिमाग में अंदर तक घर करते हैं और उनको माइंड से निकलवाना जरूरी है, अदरवाइज इंसान मेंटली डिस्टर्ब होगा। तो याद रखना है कि साइको एनालिसिस है क्या, कि अकॉर्डिंग टू साइको एनालिसिस चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, चाइल्डहुड ट्रॉमा, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, चाइल्डहुड ट्रॉमा और मेमोरी वो ह्यूमन बिहेवियर और पर्सनैलिटी को अफेक्ट करते हैं, पर्सनैलिटी को अफेक्ट करते हैं, इतना याद रख लोगे। और साइको एनालिसिस थ्योरी किसने दी? सिगमंड फ्रॉइड ने दी, इसलिए इनको फादर ऑफ साइको एनालिसिस कहते हैं। अब साइको एनालिसिस में क्या क्या आता है, क्वेश्चन ऐसे भी आता है, कौन सी थ्योरी, विच थ्योरी एक्सप्लेन्स अबाउट डिफेंस मैकेनिज्म, तो वो भी कौन है? साइको एनालिसिस। कौन सी थ्योरी में हमने डिफेंस मैकेनिज्म को पढ़ेंगे, तो वो थ्योरी साइको एनालिसिस ही है जो डिफेंस मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करेगी। डिफेंस मैकेनिज्म क्या चीज है? कि डेली की जिंदगी में तकलीफ से बचने के लिए, अपने ईगो को हार्ट होने से बचने के लिए हम जिंदगी में बहाने बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बहाने। नहीं नहीं मैं नहीं किया, मैं नहीं करती, नफरत वो करता है, वो करती है, वो चोर नहीं है, वो है, पहले मैंने नहीं किया, पहले उसने किया, ऐसा नहीं हुआ, पेपर बहुत टफा है इसलिए फेल हुए, पढ़ाई तो मैंने बहुत करी, पेपर आउट ऑफ सिलेबस था, हॉस्टल का एनवायरमेंट अच्छा नहीं, टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया। ये सब क्या है? ये जिंदगी में सब बहाने हैं, अपने आप को तकलीफ कम करने के बहाने। तो वो डिफेंस मैकेनिज्म है और वो साइको एनालिसिस के अंदर आता है। संतोष कुमारी डॉटर ऑफ पांचू सिंह, संतोष कुमारी बुला रहे बेटा, नीचे जाके आ जाओ एक बार। हो गया बेटा लिखे? बालिका सो रही तुम रोज सोती हो वही? हाँ, हाँ तुम ही हो, हाँ तुम ही हो, पता है हमको, हमको सब पता चलता बेटा, हमारी नजर से कोई ऐसे बच नहीं पाएगा पलक झपकाता हुआ। हाँ ये जरूर है, खंबे के आड़ वाले फोन चलाते हैं, पर वो भी मुझे पता है। चलो अब देखें साइको एनालिसिस क्या है। तो साइको एनालिसिस सिगमंड फ्रॉइड ने बोला 5 प्रिंसिपल पे काम करेगा, 5 अलग अलग चीजें देखेंगे इसमें। तो अब वो 5 चीजें क्या है? एक थ्योरी देखेंगे माइंड की थ्योरी, दूसरी थ्योरी देखेंगे थ्योरी का माइंड का स्ट्रक्चर वाली थ्योरी, और उसको पर्सनैलिटी भी बोल सकते हो। तीसरी थ्योरी देखेंगे ईगो डिफेंस मैकेनिज्म यानी डिफेंस मैकेनिज्म की। चौथी थ्योरी है साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट की थ्योरी, और वही पांचवी वाली थ्योरी ऑफ ड्रीम्स, थ्योरी ऑफ ड्रीम्स। सपने, सपने वही है, सपने कौन सी चीजों के सपने ज्यादा आते हैं? सपने हमेशा उन्हीं चीजों के आते हैं जो चीज हमें मिली नहीं है, जो चीज हमें प्राप्त नहीं हुई है, जो चीज हम करना चाहते हैं पर हासिल नहीं हो पा रही है, चाहे वो कुछ भी हो, सक्सेस हो, कोई पर्सन हो, मनी हो, गाड़ी हो, पैसा हो, कुछ भी हो, तो उसके सपने हमेशा आते हैं वही। तो ये सपने हमेशा आते हैं। तो ड्रीम्स आर रोड टू अनकॉन्शियस माइंड, ड्रीम्स आर रोड ऑफ अनकॉन्शियस माइंड, ऐसा सिगमंड फ्रॉइड ने बोला है कि सपने इंसान के अनकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है वो हमें दर्शाते हैं, क्योंकि सपने वही आते हैं जो चीजें अनकॉन्शियस माइंड में दबी हुई है। वो चीजें, सफलता हो सकती है किसी के लिए, प्यार हो सकता है, पैसा हो सकता है, उपलब्धि हो सकती है, किसी के अगेंस्ट भयंकर गुस्सा मन में रखा है कि इसको तो कभी देख लूंगा, जब मौका आएगा ना भाई साहब पटक पटक के मारूंगा। वो चीज अब सोशली अनएक्सेप्टेबल, वो कर नहीं पा रहा है, तो क्या है? अनकॉन्शियस माइंड में पड़ी है, और वो सपने में बार बार आता है, सपने में कि क्या पीट रहा हूँ, पेल रहा हूँ, भयंकर लाता हूँ मुंह को घूसों से, है कई दुश्मनी में ऐसे होता है, तो वो सपने में भी आएगा। किसी से शादी करने का सपना था पर वो सपना ही रह गया, सपने तो सपने होते हैं, वो अपने नहीं बन पाए, तो वो सपना बार बार आ रहा है, वो उसकी और मेरी शादी हो रही है। तो ऐसे सपने आते हैं जो अनफुलफिल्ड नीड है, अनफुलफिल्ड नीड और ड्रीम्स जो पूरे नहीं हुए वो हमेशा सपने में आते हैं। तो इनको हम वन बाय वन सारों को देखेंगे, तुम ध्यान से सुनोगे कहानी की तरह तो तुमको समझ में आ जाएगा, और तुमको अगर रटोगे तो याद नहीं रहेगा। तो कुछ नहीं है, सपना है सपना, और अपना सपना सिर्फ मनी भी नहीं होना चाहिए, पर पहले मनी भी जरूरी है अभी के हालात को देखते हुए। हो गया? अरे हुआ क्या?
टोपोग्राफिकल मॉडल, स्ट्रक्चरल मॉडल, दो मॉडल होता है माइंड के, एक होता है टोपोग्राफिकल, दूसरा होता है स्ट्रक्चरल। तो टोपोग्राफिकल में कौन कौन चीज आएगी? टोपोग्राफी में आएगा अनकॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियसनेस और प्री कॉन्शियसनेस एंड कॉन्शियसनेस। वही स्ट्रक्चरल मॉडल में आएगा इड, ईगो एंड सुपर ईगो। फिर साइकोसेक्सुअल थ्योरी आएगी, डिफेंस मैकेनिज्म आएंगे। साइकोसेक्सुअल थ्योरी में ओए प्लीज है, ओए प्लीज का मतलब क्या है? ओरल एनल फेलिक लेटेंसी और जेनिटल फेज है, वो साइकोसेक्सुअल थ्योरीज की है, और थ्योरी ऑफ ड्रीम है। चलो तो इनको वन बाय वन करके देखें, शुरू करते हैं। अब इसके अलावा साइको एनालिसिस की फेजेस क्या है? फेजेस का मतलब है कौन कौन सी फेज से होकर गुजरेगा, या स्टेप्स बोल सकते हो आप इनको। तो सबसे पहले फेजेस में हम पेशेंट को बैठा के फ्री एसोसिएशन करते हैं। क्या करते हैं? पहले सुनो, बाद में टिप लेना, मैं टाइम दूंगा। प्री एसोसिएशन का मतलब क्या है, क्या समझते हो? प्री एसोसिएशन, प्री एसोसिएशन का मतलब पेशेंट को बोलेंगे, आया बैठा थेरेपिस्ट के पास आके बैठा, पेशेंट को बोलेंगे आपके माइंड में जो जो आ रहा है वो सब बोलो, किसी चीज को मन में नहीं रखना है, जो दिमाग में आ रहा है, आपके माइंड में चल रहा है, आप क्या सोचते हो वो सब बताओ, खुल के बताओ। वही है प्री एसोसिएशन। क्या है कि पेशेंट वाज आस्क्ड टू से व्हाटएवर कम इनटू देयर माइंड विदाउट सेंसरिंग देयर थॉट। कुछ भी छुपाना नहीं है, जो दिमाग में आ रहा है वो सब बता दो हमको, वो सब बोलो। ये क्या कहलाता है? प्री एसोसिएशन कहलाता है। और जब इंसान बताने लगता है, कहानी बताने लगता है, तो बातों ही बातों में वो बात निकल आती है जो बताना नहीं चाहता। इसको स्लिप ऑफ टंग बोलते हैं। तुम्हारे साथ भी ऐसे हादसे हुए होंगे। हाँ, तो स्लिप ऑफ टंग के लिए जो टर्म यूज होता है वो है पैराप्लेक्सिस। क्या है, उसको क्या बोलते हैं? पैराप्लेक्सिस। स्लिप ऑफ टंग का मतलब है अचानक बोलते बोलते वो बात निकल गई जो बताना नहीं चाहते, जो बताना नहीं चाहते थे। तो यहाँ जब फ्री एसोसिएशन का मौका देंगे पेशेंट को, तो वो बात भी अपने आप निकल जाएगी जो वो बताना नहीं चाहता। क्योंकि उसको बोलेंगे आराम से टाइम लो, आपके माइंड में जो आ रहा है, आपकी जो सोच है, जो आप कहना चाहते हो वो सब कुछ कहो। फिर वो कुछ चीजें पहले सोचेगा, अच्छा ये नहीं बताऊंगा, पर वो जब कहानी के रूप में सारी बातें बताने लगेगा, ऑटोमेटिक वो चीज भी निकल ही आएगी। तो इसको हम बोलते हैं स्लिप ऑफ टंग और पैराप्लेक्सिस। ये क्वेश्चन आ सकता है कि स्लिप ऑफ टंग को क्या कहते हैं, या टर्म यूज टू डिस्क्राइब स्लिप ऑफ टंग। और स्लिप ऑफ टंग का मतलब यही है कि जो बताना नहीं चाह रहे थे वो बता दिया। ये नहीं है कि टंग स्लिप होकर गिर पड़े, ऐसा नहीं। ये स्लिप ऑफ टंग हुई, जुबान फिसली है, तुम नहीं फिसले हो। हुँ? ये जुबान का फिसलना है स्लिप ऑफ टंग। पढ़ ले भाई। नए बच्चे स्पेशली साइकेट्रिक की टर्मिनोलॉजी जो साइन एंड सिम्टम ऑफ मेंटल डिसऑर्डर में पढ़ाए हैं तुमको, इल्यूजन, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, थॉट के डिसऑर्डर, मेमोरी के डिसऑर्डर, परसेप्शन के डिसऑर्डर, उनको 5 बार पढ़ो। क्वेश्चन वही है, एग्जाम में क्वेश्चन वही आता है। इस बार नॉट सेट डिल्यूजन पे 2 क्वेश्चन आए थे, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। ये 2-3 बार पढ़ोगे तो बहुत इजी है, सिर्फ मीनिंग ही तो है, टर्मिनोलॉजी है। तो उनको पढ़ो, इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे, और इतना डिफिकल्ट है ही नहीं। डिल्यूजन का मीनिंग होता है फॉल्स एंड फिक्स्ड बिलीफ, और डिल्यूजन थॉट का डिसऑर्डर है, इसलिए सीधी सी बात, फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ और थॉट, डिल्यूजन का मीनिंग हो गया। अब इसके टाइप भी बहुत इजी है। ग्रांडियोसिटी, ग्रांड यानी बड़ा होता है, तो अपने आप को बड़ा मानेगा। और बड़ा कौन है ये तुमको पता है? बड़ा आदमी कौन होता है? पैसे वाला होगा, कोई फेमस सेलिब्रिटी होगा, हीरो होगा, हीरोइन होगी, विश्व सुंदरा होगा, विश्व सुंदरी होगी, अपने आप को समझता होगा बहुत पावरफुल है, तो वो ग्रैंड है, ग्रैंड है, ग्रैंडियोसिटी बोलेंगे। फिर प्रोसिक्यूशन, बीइंग प्रोसिक्यूटेड। प्रोसिक्यूशन का मतलब यही होता है, क्या करना? प्रोसिक्यूशन का मतलब क्या है? शक करना नहीं है। बीइंग प्रोसिक्यूटेड, नुकसान पहुंचाने की साजिश है, साजिश है। पेशेंट वैसा लगता है कि हर कोई साजिश कर रहा है उसके खिलाफ, तो वो प्रोसिक्यूशन हो गया। वैसे मीनिंग समझोगे तो बहुत इजी है, याद हो जाएगा। चलो हो गया, लिख के ये। तो प्री एसोसिएशन का मतलब है पेशेंट को बोलना है जो दिमाग में आ रहा है, जो माइंड में आ रहा है, वो सब कुछ बोलो, सब कुछ बोलो। और इसी में स्लिप ऑफ टंग होगा, जिसको पैराप्लेक्सिस कहेंगे। उसके बाद ड्रीम को एनालिसिस करना है। ड्रीम एनालिसिस का मतलब है पेशेंट को पूछेंगे, ये भी अपने आप प्री एसोसिएशन में पेशेंट बता देगा। पेशेंट से पूछना है कि आपके सपने में क्या आता है। पेशेंट से पूछना है कि आपको सपने कैसे आते हैं, डरावने आते हैं क्या, कैसे सपने आते हैं, कभी कोई सपना आया है, क्या आया बताओ। तो ये पेशेंट जो सपने में आया है वो चीज बताएगा, बचपन का चाइल्डहुड एक्सपीरियंस होगा, या फिर पेशेंट बता रहा है, एक फीमेल पेशेंट है सीवियर डिप्रेशन की, बहुत उदास, अभी भी डरती है, बीच बीच में पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के अटैक आते हैं, तब उसके सपने का पूछेंगे तो वो बताएगी कि सपने में बहुत डर लगता है, सपने में 5 आदमी मुझे उठा के ले जा रहे होते हैं। तो वो सारी चीज क्या है, तकलीफ देने वाली चीज है, अनकॉन्शियस माइंड में पड़ी है, वो बार बार सपने में भी आती है, वो बार बार सपने में भी आएगी। तो सपना भी अनकॉन्शियस माइंड की रोड है। याद रखना है कि सिगमंड फ्रॉइड ने बोला है कि ड्रीम्स आर रोड टू अनकॉन्शियस माइंड। क्या बोला? क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि ड्रीम्स आर रोड टू अनकॉन्शियस माइंड, ऐसा कौन बोला बे, और कौन सी थ्योरी में बोला? ड्रीम्स आर रोड टू अनकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। कैसे लग रहे हैं? पढ़ना है, आएगा अनकॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियसनेस। चलो अब देखो, तो टिप ऑफ आइसबर्ग की भयंकर कोई ट्रॉमा, तो वो भी
मुंह को घूसों से। है? शुरू करते हैं। अब इसके अलावा साइको एनालिसिस है, और साइको फेजेस क्या है करते हैं। पेशेंट whatever come into their mind, टंग बोलते हैं, कहते हैं या टर्म यू फॉर टंग। परसेप्शन देंगे और नेक्स्ट बिलीव साजिश है। पेशेंट वैसा लगता है, प्री एसोसिएशन का मतलब है पेशेंट को बोलना है जो दिमाग में आ रहा है, जो माइंड में। पेशेंट को पूछे आते हैं, डरावने आते हैं क्या, कैसे सपने आते हैं, कभी कोई सपना आया है, क्या आया बताओ। तो ये पेशेंट जो सपने में आया है वो चीज बताएगा, बचपन का चाइल्डहुड एक्सपीरियंस होगा, या फिर पेशेंट बता तो वो बताएगी कि सपने में बहुत डर लगता है, सपने में पांच आदमी मुझे उठा के ले जा रहे होते हैं। तो वो सारी चीज क्या है, तकलीफ देने वाली चीज है, अनकॉन्शियस माइंड में पड़ी है, वो बार बार सपने में भी आती है, वो बार बार सपने में भी आएगी। तो सपना भी अनकॉन्शियस माइंड की रोड है। याद रखना है कि सिगमंड फ्रॉइड ने बोला है कि ड्रीम्स आर गया, सो मत में जाग जाओ, सपने ना देखो। नेक्स्ट आता है इंटरप्रिटेशन, यानी कि जो ड्रीम आया पेशेंट ने बताया उसको हमको इंटरप्रेट करना है, यानी कि एनालिसिस करना है, उससे पेशेंट के बिहेवियर और पेशेंट ने सारा जो बताया उससे रिलेशनशिप को इंटरप्रेट करना है। तो इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है कि ड्रीम का पूरा एनालिसिस करना है, उसको पहचानना है और रिलेट करना है कि पेशेंट ने जो प्री एसोसिएशन में बताया और जो अपने उसको ड्रीम्स क्या आ रहे हैं उनके बीच का कनेक्शन क्या है, क्या रिलेशन है, वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम। इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम, ही पूरा लिख लो, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम। फिर एक होता है ट्रांसपेरेंस और दूसरा होता है काउंटर ट्रांसपेरेंस। ट्रांसपेरेंस और काउंटर ट्रांसपेरेंस क्या है, इसमें भी क्वेश्चन आया था क्या प्री में, आया था ना, आया था। थेरेपिस्ट कर रहा है ऐसा कि डॉक्टर ऐसा सोचता है, कुछ ऐसा था। तो ट्रांसपेरेंस का मतलब क्या है, हाँ, ट्रांसपेरेंस में पेशेंट ऐसा सोचेगा कि ये जो नर्स है केयर कर रही है ये मेरी वाइफ जैसी है, अगर फीमेल है तो, या ये मेरी सिस्टर जैसी है, अगर एड है तो ये मेरी मदर जैसी है। तो अगर वो ऐसा कर रहा है तो इसका मतलब है इस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ पेशेंट के लिए कमी रही है। ऐसे वाले पेशेंट अगर ऐसा बिहेव कर रहा है और डिपेंडेंसी शो कर रहा है और ऐसा सोच रहा है, तो हमको आइडेंटिफाई करना है कि जरूर हो सकता है पेशेंट की मदर नहीं हो, या मदर से अलग रहा हो, या वाइफ नहीं हो, या डाइवोर्स हुआ हो, या शादी ही नहीं हुई हो, कुछ ना कुछ ऐसा पेशेंट के माइंड में हो सकता है। तो हमको आइडेंटिफाई करना है। तो ट्रांसपेरेंस एंड काउंटर ट्रांसपेरेंस, ट्रांसपेरेंस का मतलब होता है व्हेन पेशेंट ट्रांसफर हिज इमोशनल फीलिंग टुवर्ड्स नर्स, डॉक्टर और थेरेपिस्ट, नर्स, डॉक्टर और थेरेपिस्ट। यहाँ पेशेंट को ऐसा मानने लग जाएगा कि ये इतनी केयर इसलिए कर रही है कि मेरी बहन जैसी है, मेरी बहन ही है, या फिर मेरी वाइफ जैसी है इसलिए केयर कर रही है, या एज हो तो मदर जैसी है इसलिए केयर कर रही है, मेल है तो भाई मानेगा, पापा मानेगा, फ्रेंड मानेगा, कुछ भी मान सकता है। तो पेशेंट जब इमोशन ट्रांसफर करेगा उसको हम ट्रांसफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसफरेंस। तो लिख लो इसमें कि व्हेन पेशेंट ट्रांसफर his or her emotions or emotion or feeling towards doctors, nurses और थेरापिस्ट। इसके आगे एग्जांपल में लिख सकते हो, पेशेंट बिलीव दैट डॉक्टर, नर्स आर लाइक हिज हस्बैंड, फादर, कुछ भी हो सकता है, ब्रदर, हस्बैंड, फादर, ब्रदर, कुछ भी हो सकता है। कि जब पेशेंट को ऐसा लगने लगे, हिज और हर दोनों लिखा ना, लाइक हिज और हर कर दो, पेशेंट मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, जेंडर नहीं देखना है भैया। पेशेंट मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, अगर उसको ऐसा लगने लगे कि वो हस्बैंड है, फादर है, मदर है, भाई है, बहन है, वो अकॉर्डिंग टू जेंडर ही ऐसा लगेगा। तो अकॉर्डिंग टू जेंडर अगर पेशेंट ऐसा फील कर रहा है तो वो ट्रांसपेरेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ट्रांसपेरेंस। पहले ये दो लाइन लिखनी है फिर ये लिखनी है बावड़ों। सुनो कि व्हेन पेशेंट, अब सुनो जिसका रह रहा है, व्हेन पेशेंट ट्रांसफर हिज और हर इमोशन और फीलिंग टुवर्ड्स डॉक्टर, नर्सेज और थेरापिस्ट, डॉक्टर, नर्सेज और थेरापिस्ट। एग्जांपल आपके सामने कि पेशेंट believes believes that doctor, nurses और थेरापिस्ट आर लाइक हिज और हर फादर, मदर, हस्बैंड, ब्रदर, सिस्टर, सारा लिख दो। तो सीधी सीधी सी बात इतनी समझनी है, अगर पेशेंट वैसा लगने लग जाए कि डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, थेरेपिस्ट कुछ ना कुछ उसके रिश्तेदार जैसे ही है, तो वो ट्रांसपेरेंस है। और अगर डॉक्टर को, नर्स को, थेरेपिस्ट को उसको लगने लग जाए वो फुल इन्वॉल्व हो गए, बूढ़ा पेशेंट है उसकी केयर कर रहा है, अपने पापा मान के, मेरे पापा है,
पापा जैसा ही है। अब ये भी होता है हमेशा, क्योंकि थेराप्यूटिक रिलेशनशिप है, और थेराप्यूटिक रिलेशनशिप में ट्रांसफरेंस एंड काउंटर ट्रांसफरेंस दोनों हो सकते हैं। तो अगर थेरापिस्ट ऐसा शो करेगा तो भाई साहब वो भी एनालिसिस करना है, थेरापिस्ट को भी एनालिसिस करना है साथ में ही, कि अगर भाई आप ये क्यों ऐसा कर रहा है, तो इसका मतलब ये गड़बड़ घोटाला है, तो ये वाला बैरियर में आ जाएगा। काउंटर ट्रांसफरेंस नहीं होना चाहिए, काउंटर ट्रांसफरेंस नहीं होना है। पेशेंट मेंटली डिस्टर्ब है वो कर सकता है, आपको स्टेबल रह के केयर करनी होती है, आपको स्टेबल रह के केयर करनी होगी। तो ये लिख दिया, तो इसको मिटा रहा हूं। अब काउंटर ट्रांसफरेंस में लिखो कि व्हेन थेरापिस्ट डॉक्टर, इस बार भयंकर हैंडराइटिंग लिखूंगा, समझ रहे हो तुम लोग। नर्सेज ट्रांसफर फीलिंग और इमोशन towards patient and believes that patient is like his or her, अब वो सारा लिख दो, फादर मदर हस्बैंड, फादर मदर हस्बैंड वाइफ। अब तुम्हारी वाइफ नहीं, तुमको वाइफ जैसा फील आएगा क्या, हस्बैंड वाइफ कुछ भी लिख दो, ये सब। और इस बार हैंडराइटिंग बहुत अच्छी लिखी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तुम ताली नहीं बजाओगे तो भी मैं तो मान चुका हूं कि इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। खुद को ही मानना होता है, दूसरा कहे ना कहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों भाई, तारीफ करी तुमने खुद की, नहीं करी? करी, ठीक है। लिख लिया बेटा? ओ पहलवान लिख लिया? नहीं? अरे लिख लिया, लिख लिया। हाँ तुम्ही को पूछ रहे हैं हम। हो गया हो। तो ट्रांसपेरेंस एंड काउंटर ट्रांसपेरेंस का वो डिफरेंस आप याद रखना होगा। मिटा दूं, हो गया तो। तो ट्रांसपेरेंस का सिंपल मीनिंग इतना याद रखना है, पेशेंट को ऐसा लगने लगता है कि डॉक्टर, थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, नर्सिंग स्टाफ उसके मम्मी पापा भाई बहन सिस्टर वाइफ जैसे है, इसलिए वो केयर कर रहे हैं। काउंटर ट्रांसपेरेंस में डॉक्टर नर्सेज थेरापिस्ट को ऐसा लगने लगता है कि पेशेंट उसके मम्मी जैसी है, पेशेंट उसके पापा जैसा है, सिस्टर जैसी है, भाई जैसा है, और इन्वॉल्व होकर फुल इन्वॉल्व होकर केयर करते हैं, वो काउंटर ट्रांसपेरेंस कहलाता है। और इन पे क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आता है, याद रखना है। अब दूसरी थ्योरी आती है टोपोग्राफिकल थ्योरी ऑफ माइंड। टोपोग्राफिकल थ्योरी ऑफ माइंड, टोपोग्राफिकल थ्योरी क्या है भाई, ये भी सेगमेंट फ्रूट नहीं दी है। इस थ्योरी में माइंड को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, कॉन्शियस, प्रीकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। प्रीकॉन्शियस को हम क्या कहेंगे, प्रीकॉन्शियस को हम क्या कह सकते हैं, सबकॉन्शियस कह सकते हैं। क्या कह सकते हो, सबकॉन्शियस। तो तीनों पार्ट को वन बाय वन देखेंगे। कॉन्शियस पार्ट कौन सा है बेटा ब्रेन का, या अपना कॉन्शियस पार्ट। कॉन्शियस क्या है, जिसके बारे में हम सब अवेयर है, जिसके बारे में हम सब जानते हैं, वो कॉन्शियसनेस। जिन चीजों के बारे में हम अवेयर है वो कॉन्शियस माइंड कहलाएगा। फ्री कॉन्शियस का मतलब है चीजें एकदम से तो अवेयरनेस में नहीं है, बट हम थोड़ा फोकस करेंगे तो याद आ जाएगा। जैसे एग्जाम में होता है तुम्हारे साथ, इतना सारा पढ़ के लोड लेके जाते हो दिमाग भर के, और वहां क्वेश्चन देखते हो तो 2 ऑप्शन के बीच कंफ्यूज, ये होगा कि ये होगा, ये होगा कि ये होगा। फिर थोड़ी देर तक कॉन्सेंट्रेट करते हो उस पॉइंट पे, तो कॉन्सेंट्रेट करते ही अचानक से याद आ जाता, अच्छा ये है। तो वो क्या हुआ, वो चीज कहाँ पड़ी थी, वो चीज यहाँ पड़ी थी प्री कॉन्शियस में। तो तुमने अटेंशन और कॉन्सेंट्रेट किया तो वो प्री कॉन्शियस वाली चीज कहाँ आ गई, कॉन्शियस माइंड में आ गई। फिर अनकॉन्शियस चीजें होती है, ये इजीली हमारी कॉन्शियस अवेयरनेस में नहीं आती, ये दबी हुई रहती है, छुपी हुई रहती है। ये जब डिफेंस मैकेनिज्म फेल होता है तो ही आती है, या फिर वही ट्रॉमेटिक इवेंट्स वापस होता है, रीअकरेंस ऑफ ट्रॉमेटिक इवेंट्स, तो याद आ सकती है। और थेरेपी के द्वारा, साइको एनालिसिस के द्वारा निकाला जा सकता है, अनकॉन्शियस वाली चीज को कॉन्शियस माइंड में लाया जा सकता है। तो तीनों के बारे में देखें अभी। और ये मॉडल कौन सा है, टोपोग्राफिकल थ्योरी ऑफ माइंड बोल सकते हो, टोपोग्राफिकल मॉडल ऑफ माइंड बोल सकते हो। इसमें 3 चीजें आएगी, कॉन्शियसनेस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। कॉन्शियस वो चीज है जिसके बारे में हम अवेयर है, अवेयर यानी हम जानते हैं। प्री कॉन्शियस में चीजें रेडिली अवेलेबल नहीं है, रेडिली हम अवेयर नहीं है, बट अटेंशन एंड कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो प्री कॉन्शियस वाली चीज कॉन्शियस अवेयरनेस में आ जाएगी। वही अनकॉन्शियस वाली चीज हिडन चीज है, ये छुपी रहती है। बेटा सो मत पहलवान, लगातार सोते हो रोज, मुर्गा बना दूंगा बेटा, कड़कनाथ मुर्गा है, लाल सुरंगे वाला। तुम सिर्फ इधर देखोगे, किधर देखोगे, इधर। भले ही मेरी शक्ल पसंद ना आए फिर भी इधर ही देखने का है, किधर देखना बेटा, इधर। और अच्छी बात, अगर पसंद नहीं आए तो नींद नहीं आएगी। इधर देखो, तुम इस बोर्ड से लिखोगे, टीवी से नहीं लिखोगे, किधर लिखो, इधर लिखो, ताकि मुझे खुली आंखें दिख जाएगी तुम्हारी। अब देखो, इसको अगर टिप ऑफ आइसबर्ग थ्योरी के अनुसार क्या हुआ बेटा, लिखा नहीं, लिखा नहीं, लिखा 3 लाइन तो है। अगर इन चीजों को हम टिप ऑफ आइसबर्ग थ्योरी से देखें, टिप ऑफ आइसबर्ग थ्योरी क्या होती है, अबे जो टिप दिख रहा है वो सबको दिख रहा है, छुपा थोड़ी है। अबे बाहर दिख रहा है वो टिप है, और जो आइसबर्ग डूबा हुआ है, हर डिजीज में होता है ये टिप ऑफ आइसबर्ग थ्योरी। नोन केस अननोन केस है, नोन केस कम्युनिटी में पड़ा होगा, नोन केस अननोन केस। जो ऊपर है वो डायग्नोस्ड केस है, जो छुपे पड़े हैं वो अनडायग्नोस्ड है, हिडन है। चलो अब देखो, तो टिप ऑफ आइसबर्ग की थ्योरी के अनुसार अगर यूं देखें, ये आइसबर्ग तुम्हारे सामने दिख रहा है। आइसबर्ग क्या है,
अरे एक पानी है और उसमें बर्फ का गोला है, पानी है और बर्फ का गोला है, तो बर्फ का गोले का मोस्ट ऑफ पार्ट तो पानी में डूबा है, बट ओनली टिप टिप बाहर दिख रहा है, इतना हिस्सा बाहर दिख रहा है। तो ये है टिप ऑफ आइसबर्ग थ्योरी। माइंड के अनुसार देखा है तो कॉन्शियस माइंड क्या होगा, तो कॉन्शियस क्या चीज है, ये बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ चीज है, दिख रही है इतनी है, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ मेंटल एक्टिविटी वी नो अबाउट, जिसके बारे में हम सब अवेयर है, हम जानते हैं, वो किस में आएगा, कॉन्शियस माइंड में आएगा। और इसमें होगा क्या क्या, तो इसमें होगा थॉट है और हमारा परसेप्शन है, हमारे थॉट और हमारा परसेप्शन किस में आएगा, कॉन्शियस है। हमको तो पता ही है ना हम क्या सोचते हैं, और हमको तो पता है हम क्या परसीव कर रहे हैं, हम किसके बारे में क्या सोचते हैं ये भी हमको पता है, और कौन सी चीज हमें कैसी लगती है, हम कैसा परसीव करते हैं वो भी हमको पता है। क्योंकि कई लोगों को मैं अच्छा नहीं लग रहा, वो तो उनको तो पता है ना, खुद को तो पता ही है, बट मुझे तो नहीं पता, बट उनको खुद को तो पता है। तो वो चीज क्या है, थॉट एंड परसेप्शन हमारे कॉन्शियस माइंड में, किसके हैं, कॉन्शियस माइंड। फिर आता है दूसरा पार्ट प्री कॉन्शियस, पहले सुन लो सिर्फ, प्री कॉन्शियस में क्या आएगा कि थिंग्स वी कुड बी अवेयर ऑफ इफ वी वांटेड टू और ट्राई टू, ये वो चीज है उससे हम अवेयर हो सकते हैं, हम जान सकते हैं, कब, जब हम चाहे तो ट्राई करें, फोकस करें, कंसंट्रेट करें, फोकस करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे तो वो चीज ऊपर आ जाएगी। यहाँ क्या छुपा होता है, मेमोरीज और स्टोर्ड नॉलेज। एग्जाम में तुम्हारे क्वेश्चन वाला एग्जाम कि दो ऑप्शन के बीच में फुल कंफ्यूज होके पड़े हुए हो, याद नहीं आ रहा है क्या होगा, ए होगा कि सी होगा, ए होगा कि सी होगा, आप जोर लगा रहे हो दिमाग पे, याद कर रहे हो कहाँ पढ़ा था, अच्छा अच्छा मैंने नोटबुक में लिख रखा था या उस बुक में उधर था, ऐसा भी याद आता है जो अच्छे से पढ़ते हैं बच्चे उनको, ठीक है। तो अगर ऐसा याद आया, अचानक से याद आएगा ओहो ये तो सी है, तो वो कौन सी चीज है, तुमने फोकस किया, कॉन्सेंट्रेट किया, तो वो चीज प्री कॉन्शियस से हमारे अवेयरनेस में आ गई, कॉन्शियस माइंड में आ गई। फिर आता है अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस का मतलब छुपी चीजें, क्या है छुपी चीजें, थिंग्स वी आर अनअवेयर ऑफ एंड कैन नॉट बिकम अवेयर, ऐसी चीजें हैं जो हम चाह के भी उसको याद नहीं ला पाएंगे वापस उनसे, वो हिडन है। अब वो हिडन क्या है, वो आएगी कब, जब डिफेंस मैकेनिज्म फेल होगा या साइको एनालिसिस से आएगी। अब इसमें क्या क्या है, पूरी गंद इसी में छुपी पड़ी है, दिमाग का सबसे बड़ा पार्ट है ये, दिमाग का सबसे बड़ा पार्ट है। प्री कॉन्शियस तो अनकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड के बीच का है, सिर्फ छोटा सा बीच का लेवल है, एक लेयर है। सबसे बड़ा चीज क्या है, बड़ा मटके में यही भरा हुआ है, दिमाग में गंदगी सारी है, ये देखो क्या क्या, देखो क्या क्या भरी पड़ी है अनकॉन्शियस माइंड में, डर, क्या है डर, इसके अलावा अनएक्सेप्टेबल डिजायर, ऐसी इच्छाएं जो सोशली अनएक्सेप्टेबल है, समाज में बता नहीं सकते, किसी को नहीं बता सकते, पर तुम्हारी इच्छा है तो है, अब वो पूरी नहीं हो सकती, तो पूरी नहीं हुई तो कहाँ चली गई, अनकॉन्शियस माइंड में पड़ी है वो। इसके अलावा वायलेंट मोटिव होता है ना, किसी को भयंकर पीटना है, भयंकर तोड़ फोड़ करनी है, ऐसी वाली इच्छाएं भी सोशली अनएक्सेप्टेबल है, कर नहीं पाओगे या आप में कैपेसिटी नहीं है, तो धीरे धीरे चीज अनकॉन्शियस माइंड में। इरेशनल विशेष, भाई साहब ऐसी ऐसी विशेष होती है लोगों की, वो डिटेल में बता नहीं सकता वो डिजायर है। इसके अलावा ऐसे इमोरल अर्ज, इमोरल अर्ज का मतलब है जो मोरालिटी से गलत है, ऐसी वही वो गलत इच्छा है। इमोरल अर्ज का मतलब है वो गलत तरीके की इच्छाएं जो सोशली अनएक्सेप्टेबल है, सोशली अनएक्सेप्टेबल है। सेल्फिश नीड, हर चीज में सेल्फिशनेस में भरा रहना, वो भी दिखा नहीं सकता ना, अगर सेल्फिशनेस हर जगह शो करोगे तो आपके सारे रिलेशनशिप टूट जाएंगे, तो वो भी दिखा नहीं सकते। इसके अलावा सेमफुल एक्सपीरियंस, कोई ऐसा भयानक हादसा जिसमें बहुत इंसल्ट हुई हो, बहुत इंसल्ट हुई हो खुद की, है वो याद, 5वीं क्लास में अंदर पोटी आ गई थी क्लास में जो, और सारे बच्चे ऐसे ही ऐसे थे, टीचर ने भी डांटा था, है? नहीं 5वीं क्लास में भाई बॉल एंड ब्लेडर कंट्रोल कंप्लीटली अचीव हो जाता है, इसके बाद वो सेमफुल एक्सपीरियंस ही है। और भी कई ऐसे हादसे होते हैं। इसके अलावा कोई ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस, ट्रोमा 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 ट्रोमा, ट्रोमा कुछ भी हो सकता है, वो दर्द वाला, दुख देने वाला, तकलीफ देने वाला हादसा। तो तीनों चीजें खोपड़ी में घुसा लो। सीधी सीधी बात, कॉन्शियस वो चीज जो हमें पता है, और हमें पता है हमारी सोच और परसेप्शन, हम क्या सोचते हैं और हम चीजों को कैसे परसीव कर रहे हैं ये हम सबको पता है। प्री कॉन्शियस चीज, टिप ऑफ आइसबर्ग की थ्योरी के अनुसार जो कॉन्शियस माइंड है वो ओनली टिप ऑफ आइसबर्ग है, क्या है, ओनली टिप ऑफ आइसबर्ग। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि टिप ऑफ आइसबर्ग में टोपोग्राफिकल थ्योरी के अनुसार माइंड का कौन सा पार्ट रहता है, तो कौन सा पार्ट है टिप पे, ऊपर कौन सा है, कॉन्शियस माइंड है, टिप पे कौन सा है, कॉन्शियस माइंड। और कॉन्शियस माइंड वो है जिसके बारे में हम अवेयर है, हम जानते हैं, इसमें थॉट एंड परसेप्शन आएगा। प्री कॉन्शियस को हम सेमी कॉन्शियस बोल सकते हो, प्री कॉन्शियस को हम सेमी कॉन्शियस भी बोल सकते हैं और सब कॉन्शियस बोल सकते हो। इसमें ये कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बीच का पार्ट है, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बीच का पार्ट है। यहाँ चीजें रेडिली हमारी अवेयरनेस में नहीं है, हम चाहे तो अटेंशन फोकस और कंसंट्रेट करके वो चीजें कॉन्शियस अवेयरनेस में ला सकते हैं। और ये मेमोरी है, नॉलेज है, ये कहाँ रहता है, अब आप जो बार बार पढ़ रहे हो ना, ये सारी चीजें कहाँ स्टोर है, प्री कॉन्शियस में है। ये जब तुमको रिवाइंड करने की जरूरत होगी एग्जाम में, क्वेश्चन देखोगे तो एकदम से याद आती है। अभी ऐसा ऐसा लगता है ना, कभी कई बार सारा पढ़ लिया उसके बावजूद बैठ गए सोच रहे हैं वो यार कुछ याद ही नहीं है, बट जब सामने क्वेश्चन आता है फोकस करोगे तो वो प्री कॉन्शियस में पड़ी होती है, वो आ जाती है। वही अनकॉन्शियस माइंड में जो तुम्हारा कचरा है पूरा कंप्लीट, तकलीफ देने वाली वो इच्छाएं हैं, दबी हुई इच्छाएं, ट्रॉमेटिक इवेंट्स, वो सब कहाँ है, सेमफुल इवेंट्स, ये सारी चीजें छुपी पड़ी है अनकॉन्शियस माइंड में। और टोपोग्राफिकल थ्योरी के अनुसार लार्जेस्ट पार्ट ऑफ माइंड कौन सा है, unconsciousness is the largest part of mind according to Sigmund Freud in topographical theory of structure of mind।
तो पानी बना लो और बर्फ बना लो। बर्फ का गोला, बर्फ का गोला सुन के मुंह में पानी नहीं आना है, गंदा होता है, अच्छा नहीं होता, उसका पानी बहुत गंदा होता है और इतना कलर डाला होता है, नकली कलर। लाल कलर वाला गोला खाते ही ऐसा लगता है चूहे खाए हैं। हैं? काहे इतने उदास बैठे हो बेटा? ठीक है, सब ठीक है, मामला लिख लिया? लिखना जरूरी है भाई। अरे पहलवान, क्या चल रहा है? लिखा ही नहीं तुमने? क्यों बेटा, फोन आ गया? अरे फोटो क्यों खींचना है? अरे बेटा, तूने एक ही लाइन ना लिखी, और मैं तो भाग ही नहीं रहा, आधा घंटे से यही स्लाइड पड़ी है तो भी नहीं लिख रहा तू। ऐसा ना कर भाई, लिखा कर, साथ साथ लिखेगा। लिखने से और सुनने से दिमाग दो तरह से चलता है और दिमाग में अच्छे से चीजें घुसती। बोलो बेटा, इसको ढीकना सुना है तुमने? ढीकना मारवाड़ी वर्ड है। जैसे गाय और बछड़ा या भैंस और उसका बछड़ा, बछड़ा अगर दूर हो जाता है तो भैंस पीछे भैं करती है और बछड़ा भी दूर जाता है। वैसे ही जिसमें उधर जाता हूँ तुम भी सर सर बोलो, अब आगे आप बोलो, कौन था वो? तो कोई बात नहीं, मैंने बताया ना, और आ जाएगी यार, क्या टेंशन लेता है। डोंट वरी बेटा, हम दिलाएंगे तुझे। मैं दिलाऊंगा, मैं हाँ हाँ बेटा। अब बाद में पूछेंगे बेटा, बोलो, लिख लो, जल्दी जल्दी लिखो बेटा। क्या बेटा? सेम फुल एक्सपीरियंस बताया ना, कि 5 क्लास में अंदर पोटी आ गई थी और सब लोग हंसे थे बहुत। ऐसे कई हादसे, ऐसे रोड पे चलते चलते पैंट खुल गई थी, फिर सब हंसे थे। सेम फुल वाले जिसमें भयंकर इंसल्ट हुई है, भयंकर इंसल्ट हुई है, जिससे तुम अब शर्म के मारे मरे जा रहे हो, वो वाले। हाँ बेटा। किस चीज में? कल ईसीटी वाला, अभी बताता हूँ उधर जाके मैं। हो गया? अरे बना लिया आइस के बर्फ का गोला। अच्छा, कल जो ईसीटी में तुमको बताया था कि यूनिलेटरल पे डी इलिया पोजीशन, बच्चे बोल रहे हैं कंफ्यूजन हो रहा है, तो बता रहा हूँ, सुन लो, बाकी जो सुन चुके हो उनको कोई बात नहीं, फिर भी सुन लो। डी इलिया पोजीशन, राइट यूनिलेटरल पोजीशन को डी इलिया पोजीशन बोलता है और ये यूनिलेटरल इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट की मेथड है। अब आपको समझ में तो आ गया कि राइट यूनिलेटरल है, राइट यूनिलेटरल, और मोस्ट कॉमनली यही साइड प्रेफर की जाती है। अब इसमें डी इलिया क्या है? तो डी इलिया में एक वर्ड लिखा हुआ है कि नॉन डोमिनेंट साइड ऑफ द ब्रेन, नॉन डोमिनेंट साइड ऑफ द ब्रेन, राइट साइड इन राइट हैंडेड पर्सन, ये लिखा है, राइट साइड इन राइट हैंडेड पर्सन। तो अब आपको बात यूं देखना है कि ब्रेन का डोमिनेंसी कैसे तय करेंगे। तो ब्रेन का डोमिनेंसी ऐसे तय होता है, जैसे मैं राइट हैंडर हूं तो मेरे से बहुत सारे काम करवाएंगे एग्जामिनर, मेरा डोमिनेंसी डिसाइड करेगा। साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, जो भी एग्जामिनर बैठेगा और मेरा फिजिकल एग्जामिनेशन करके मुझे टास्क देगा। टास्क कैसे देगा? मेरे को बोलेगा अभी आप राइट हैंडर हो तो राइट हैंड से जल्दी जल्दी फिंगर नोज टिप पे लगाओ, चिन पे लगाओ, और लेफ्ट ईयर पे, राइट ईयर पे, ये सीक्वेंस फास्ट फास्ट करो। या फिर राइट हैंड से डायग्राम बनाओ, सर्कल बनाओ, ट्रायंगल बनाओ, फिर लेफ्ट हैंड से देंगे सेम ही चीज, लेफ्ट हैंड से करो। तो जिस हाथ से वो बहुत स्पीड में कर पाएगा उसके अनुसार ब्रेन की डोमिनेंसी तय होगी। और हमेशा अपोजिट साइड वाला ब्रेन डोमिनेंट होता है। अगर मैं राइट हैंडर हूं तो मेरा लेफ्ट साइड का ब्रेन डोमिनेंट है। तो हमको पोजीशन पेशेंट को कैसी देनी है? राइट यूनिलेटरल दे रहे हैं, तो राइट यूनिलेटरल है और पेशेंट राइट हैंडेड है, तो इलेक्ट्रोड किधर लगाएंगे? नॉन डोमिनेंट साइड लगानी है। तो उसका ब्रेन डोमिनेंट किधर है? राइट हैंडेड है, तो ब्रेन डोमिनेंट हो गया लेफ्ट वाला, तो हमको तो लगानी है नॉन डोमिनेंट साइड, तो नॉन डोमिनेंट साइड तो राइट साइड वाली है। ये है बस, हो गया। जे हो गया क्या? बड़ा पिघल जाएगी बेटा, इतनी देर नहीं लगाते, पानी पानी हो जाएगा सब। चले आगे। हाँ, अब दोबारा लिखना चाहो तो लिख लो, वरना मत लिखना। वो डायग्राम में ही एक्सप्लेन था, अभी ये वन बाई एक्सप्लेन है, कुछ एडिशनल पॉइंट मिले तो ऐड कर लेना, अदरवाइज वही चीज है। The part of mind which is accessible to us, readily available to us, these includes thought and perception, these include thought and perception। और इस कंटेंट के बारे में हम अवेयर होते हैं और एवरीथिंग, जो चीज हम सब कुछ हमारे बारे में जानते हैं। तो भाई योगा कर रही है? वो कॉन्शियस माइंड में, वो चीज क्या है? कॉन्शियस माइंड में रहेगी। ये सब लिखा हुआ, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। फिर आता है आपका सबकॉन्शियस और प्रीकॉन्शियस, बोलो। माइंड में वो चीज क्या है? कॉन्शियस माइंड में रहेगी। ये सब लिखा हुआ, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। फिर आता है आपका सबकॉन्शियस और प्रीकॉन्शियस, बोलो। ये क्या है? ये नॉर्मली इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, बट हम ध्यान लगाएंगे, कोशिश करेंगे, अटेंशन करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे तो अवेलेबल हो जाएगी। ये मेमोरी और नॉलेज से रिलेटेड है। तुम आधी चीज तुम्हें इसलिए समझ में नहीं आती कि आपस में गुटर गुम करते रहते हो, पहले से ही दिमाग में बात घुसती नहीं है और फिर घुसर घुसर करते रहोगे। चीजें समझने के लिए आपकी नजर बोर्ड पे होनी है और आपके जो कान है वो सिर्फ मेरी आवाज सुननी चाहिए, तो आपके दिमाग में कुछ जाएगा। अदरवाइज बैठो, बेंच तोड़ो, पेंटे फाड़ो खुद की और नींद लो यहाँ।
ये तो तुम्हारे ऊपर है भाई, बार बार उंगली करके आके मैं जगा नहीं सकता। ये तुम्हारे इंटरेस्ट के अनुसार तुम अगर कॉन्शियस होकर ध्यान देके रहोगे तो नींद आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आपकी नजर हटनी नहीं चाहिए, माइंड भटकना नहीं चाहिए। माइंड भटकता है तब नींद आती है। अब मैं यहाँ बकबक कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, फिर भी तुम यूं बैठे बैठे सोच रहे हो तो जबकि आती है और आप कहीं और होते हो। अगर नजर इधर और कान में सिर्फ ये आवाज गूंजेगी तो नींद नहीं आ सकती, तब तुम्हारा ध्यान भटक जाता है। इसलिए मैं बोलता हूँ जो लिखा है उसको पढ़ो, फ्री मत रखो, माइंड फ्री रखोगे नींद आएगी, फ्री रखते ही नींद आएगी। तो यहाँ ये क्वेश्चन आता है, कौन वो चीज है भाई, कौन है वो जो अनकॉन्शियस माइंड से प्री कॉन्शियस माइंड से चीजें इजीली कॉन्शियस माइंड में आने देती है? कौन है वो डिफेंस मैकेनिज्म है सबसे बड़ा, कौन सा? रिप्रेशन। ये एक बैरियर है, ये आड़े बैठा रहता है, गेट है, ये समझ लो एक फिल्टर है या गेट है, फिल्टर है, फिल्टर। ये जो चीजें उधर चली गई है उसको जांच परख के ही आने देता है। तकलीफ देने वाली चीज जो अनकॉन्शियस माइंड में पड़ी रहती है उसको रोक देता फटाक से। एग्जाम के क्वेश्चन है, फोकस कर रहे हो, याद आ जाएगी, तो ये फिल्टर करता है। जब ये फेल हो जाता है तो अनकॉन्शियस वाली चीजें बार बार याद आती रहती है, बार बार इंसान को याद आती रहेगी, वो हाथ से वो सोच सब चीजें याद आती रहेगी। तो रिप्रेशन क्या है वो आगे डिफेंस मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे। रिप्रेशन का सिंपल मतलब होता है कि तकलीफ देने वाली चीजों को अनकॉन्शियस माइंड में डाल देना या भुला देना। ये अपनी बॉडी का नॉर्मल मैकेनिज्म होता है कि हम तकलीफ देने वाली चीजों को ज्यादा दिन तक याद नहीं रख सकते, क्योंकि ज्यादा देर तक तकलीफ सहन नहीं कर सकते। किसी से ब्रेकअप हुआ है उसके पीछे क्या रोते रहेंगे क्या? अगले दिन मोहल्ले में हेमा सुषमा भी तो आएगी। तो वही है कि तकलीफ, ब्रेकअप के कारण तकलीफ हो रही है तो कुछ दिन तक हमारा माइंड बॉडी तकलीफ सहन करेगा, फिर एग्जॉस्ट हो जाएगा, अति हो जाएगी कि बस रे बहुत हुआ, फिर वो चीज अनकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी और इंसान मूव ऑन हो जाता है। वो चीज क्या कहलाती है? वो ये करता है कौन? रिप्रेशन। कि तकलीफ देने वाली चीजों को भुला दे, तकलीफ देने वाली चीजों को भुला दे, ये क्या है? रिप्रेशन है। हो गया था ये ना? अरे हो गया। ये मुरझाए हुए चेहरे आई डोंट लाइक, ये तुमको पता है अनकॉन्शियसनेस जो काम की नहीं है और हमें असेसिबल नहीं है, अवेलेबल नहीं। तो आप बताओ तीनों चीजों के बारे में मैं एक बार और बकबक कर देता हूँ कि तुमको याद, जो काम की नहीं है और हमें असेसिबल नहीं है, अवेलेबल नहीं। तो आप बताओ तीनों चीजों के बारे में मैं एक बार और बकबक कर देता हूँ कि तुमको याद नहीं हुआ तो सीधी सी बात है, इसको हम टोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर और टोपोग्राफिकल थ्योरी ऑफ माइंड बोलते हैं। अगर टिप ऑफ आइसबर्ग थ्योरी के अनुसार देखें तो जो टिप है वो कॉन्शियस पार्ट ऑफ माइंड, और कॉन्शियस वही होता है जो हमें पता है, अवेयर है हम, उसमें आता है थॉट एंड परसेप्शन। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? प्री कॉन्शियस। प्री कॉन्शियस को हम सब कॉन्शियस बोल सकते हैं, और उसमें वो चीजें हैं जो रेडिली हमको पता नहीं है, रेडिली अवेलेबल नहीं है, वो इंफॉर्मेशन है जिस पे हम फोकस करेंगे, अटेंशन करेंगे, कंसंट्रेशन करेंगे तो वो कॉन्शियस अवेयरनेस में आ जाएगी, हमें याद आ जाएगी। फिर आती है चीजें अनकॉन्शियस माइंड, ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ माइंड है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ माइंड। यहाँ सारी वो चीजें हैं, ट्रॉमेटिक इवेंट, सेमफुल इवेंट्स, अनफुल डिजायर, अनएक्सेप्टेबल डिजायर, एग्रेसिव वायलेंट अर्ज और डिजायर, वो सारी चीजें दबी पड़ी रहती है और वो अंदर ही रहेगी जब तक ये रिप्रेशन फेल नहीं होगा, वो अंदर दबी ही रहेगी। और इन चीजों के बारे में हम कॉन्शियसली अवेयर नहीं है, हमें नहीं पता है कि अंदर ये चीज छुपा हुआ है। वो तब आएगी जब रिप्रेशन फेल होगा या फिर साइको एनालिसिस से दिमाग को कुरेद के बाहर निकलवाएंगे। चल, अगली आती है आपका इड ईगो एंड सुपर ईगो, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ माइंड। क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल थ्योरी। वो क्या थी? टोपोग्राफिकल थी। क्या थी वो? टोपोग्राफिकल। अब देखेंगे अपन स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ माइंड, जिसमें इड ईगो एंड सुपर ईगो आएगा। ये गुनगुनाहट की आवाज, घुसर घुसर की आवाज, यही बैरियर है ज्ञान के दिमाग में तुम्हारे जाने के बीच में। बस इन्हीं की वजह से, इसी घुसर घुसर की वजह से तुम्हारे ये हालात है आज। ओए मुर्गी, मुर्गी बोला मैंने, मुर्गी यानी लड़की। हाँ हाँ, अनकॉन्शियस में काहे को जाएगी? जब नहीं, नहीं जाएगी। अगर वो तो डिपेंड करता ना, अनकॉन्शियस माइंड में सिर्फ तकलीफ देने वाली चीजें जाएगी और सोशली अनएक्सेप्टेबल चीजें जाएगी अनकॉन्शियस माइंड में। बस उसको आप बार बार रिहर्स रिहर्स रिवाइज रिवाइज करोगे तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाएगा। वो अलग चीज है, मेमोरी अलग चीज है, ये अलग चीज। तो स्ट्रक्चरल मॉडल में अपन तीन चीज पढ़ेंगे, एक होता है एड, एक होता है हाथ रख लिया एंड टाइम पे सेल घुसा तो ये टाइमिंग क्या था? टाइमिंग बड़े मजे से पूरा मुंह फाड़ा था, उसी टाइम खलल पड़ गया। चल सुनो, इसकी पहले कहानी सुनो, उसके बाद देखेंगे इड ईगो एंड सुपर ईगो कैसे काम करता है। जैसे अभी तुम लोग कोई 6 महीने से पढ़ रहा है बच्चा, कोई 8 महीने से पढ़ रहा है, कोई अभी अभी आया है,
तो अभी क्या है, एंटरटेनमेंट सारा बंद है, एंजॉयमेंट जिंदगी का सारा बंद है। कुछ कुछ पढ़ाई के आड़ में एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, वो गलत है। बट जो एक्चुअल में कर रहे हैं संघर्ष, उनकी कहानी बता रहा हूँ मैं। हाँ, बहुत पढ़ते तुम लाइब्रेरी में। ठीक है, अब पहले कहानी सुनो। एक ईगो एंड सुपर ईगो कैसे काम करता है। तो अब कई बच्चे 8-8 महीने से पढ़ रहे हैं, कोई 6 महीने से पढ़ रहा है, कोई लगातार पढ़े जा रहा है साल भर से। कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, ना मूवी देख रहा है, ना फ्रेंड से बातें कर रहा है, ना कोई टोना बाबू है, कुछ नहीं है। सब कुछ त्यागा हुआ है फिलहाल। तो क्या करना है, तो अलग अलग तरह की आवाज आती है इनमें से, अलग अलग तरह की आवाज है। ईट बोलता है, जैसे ही पढ़ने बैठे ईट बोलेगा फेंक दे ये किताब, क्योंकि ईट को मजे पसंद, प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। ईट क्या कहेगा, जैसे ही पढ़ने बैठे फेंक दे ये किताब, क्या पढ़ रहा है, नहीं पढ़ना है। अभी सुपर ईगो बॉस होता है, सुपर ईगो डांटेगा, क्या वो चुपचाप पढ़ ले, घर वालों के पैसे लग रहे हैं, पढ़ना है और पढ़ने ही आना है, सिलेक्शन लेना है, ये हो जाएगी लास्ट चांस है। आप दोनों आपस में लड़ रहे हैं, कौन, ईट एंड सुपर ईगो। ईट एंड सुपर ईगो आपस में लड़ रहा है। ईट कह रहा फेंक दे किताब, नहीं पढ़ेंगे, सुपर ईगो कह रहा नहीं पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा, घर वालों को पैसे लग रहा है, लास्ट चांस से करेगा क्या आगे चल के। तो अब बीच में रोल किसका आएगा, ईगो आएगा राजीनामा कराना, फिर रुको क्या रुको 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 रुको, तुम्हारा मामला सेट करते हैं कि क्या कैसा करते हैं, क्या चाहते हो, ईट को पूछें क्या चाहते हो, क्या मूवी देखनी है, कितने दिन हो गए, बोर हो गए, मूवी देखेंगे, पढ़ाई वढ़ाई नहीं होगी अभी मेरे से, एक बार मूवी देखनी है। तो अब ईगो क्या करेगा, प्लानिंग करेगा कि कल सुबह 5 बजे उठेंगे, 5 बजे उठ के अपना काम करके 10-11 बजे तक पूरी पढ़ेंगे, और उसके बाद 12 से 3 वाला शो देखने चलेंगे, और फिर 4 बजे तक वापस आके फिर रात में लेट तक पूरी पढ़ाई करेंगे। तो क्या होगा, बैलेंस, ईट भी खुश, एंटरटेनमेंट भी हो गया, पढ़ाई के घंटे भी डिवाइड होकर पढ़ाई भी हो गई, और सुपर ईगो वाला भी मामला रह गया। तो ऐसा काम करता है ईट, करता है खुशी के मौके पे अभी चाहिए चीजें। ये मेनली बच्चों में होता है, न्यूबॉर्न में होता है, इन्फेंसी तक रहता है, पूरी जिंदगी में रहता है। कई लोग बहुत जिद करते हैं चाहिए तो चाहिए, वो वाला ईट है। मेनली बच्चों में होता है, छोटा बच्चा जब तक भूख लगती है यहाँ यहाँ रोएगा ही रोएगा, जब तक दूध ना पिलाया जाए लगातार रोएगा, जब तक खिलौना ना दिलाया जाए लगातार रोएगा ही रोएगा, नहीं होगा, मतलब चीजें चाहिए तो चाहिए। तो ये प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। कौन सा प्रिंसिपल है, प्लेजर प्रिंसिपल। वहीं जो ईगो है ये रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है। किस पे, रियलिटी प्रिंसिपल पे। ये हालात को देखेगा कि क्या ये पॉसिबल है, बेस्ट क्या हो सकता है, वो करेगा। ये मैनेजर है, मैनेजर। ये कौन है, ईगो, मैनेज करेगा। और सुपर ईगो मोरल वैल्यूज पे काम करता है। किस पे, मोरल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज, यानी कि क्या गलत है क्या सही है, मोरल वैल्यूज। क्योंकि अभी बता रहा था ना, पढ़ पे गलत बात है, घर वालों के पैसे लग रहे हैं, लास्ट चांस है, गलत क्या है सही क्या है, उसका फैसला कौन करता है, सुपर ईगो करता है। और दोनों के बीच का कॉम्प्रोमाइज और मैनेजर कौन करता है, ईगो करता है। चलो अब वन बाय वन देखें। इट क्या है, अब देखो, इट इज द मोस्ट प्राइमिटिव पार्ट ऑफ माइंड विथ विच एन इन्फेंट इज बॉट। प्रिमिटिव पार्ट है, प्रिमिटिव पार्ट का मतलब बाई बर्थ ही है, ऑटोमेटिक प्राइमरी प्रिमिटिव, प्राइमरी प्रिमिटिव जो बाई बर्थ होता है उसको प्रिमिटिव बोलते हैं। और ये इन्फेंट बाई बर्थ से ही इड लेके ही पैदा होता है, क्योंकि पैदा होते ही कुछ घंटों बाद ही भूख लगते ही यहाँ यहाँ रोना शुरू है। ये तो ये, अरे ऐसा थोड़ी होता, मैंने किया वैसे करता। हाँ, तो छोटे बच्चे की आवाज बिल्ली जैसी होती है भाई। बिल्ली वैसे करती है, म्याऊं। हाँ, ये बिल्ला है कोई बड़ा, मारवाड़ी में बोले वैसे गोगड़ बिल्लो। हाँ, गोगड़ बिल्लो। चलो ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ इंस्टिंक्चुअल ड्राइव। और इंस्टिंक्चुअल ड्राइव क्या होती है, हम्म? भूख प्यास नींद, ठीक है, प्राइमरी इंस्टिक्स होती है इंसान की। भूख प्यास नींद है, ये सब चीज क्या है, इंस्टिंक्चुअल ड्राइव है, यानी कि जरूरतमंद वाली चीज, कंफर्ट वाली चीज है। भूख लगेगी, प्यास लगेगी, सोना जरूरी है, ये सब चीज किसमें आता है, इंस्टिंक्चुअल ड्राइव में आता है। इट इज पार्ट ऑफ माइंड व्हिच वांट प्लेजर एंड इमीडिएटली, तुरंत, उसी तुरंत चाहिए तो चाहिए, अभी के अभी चाहिए तो चाहिए, ये वाली चीज कौन करता है, एड करता है। और इसका प्रिंसिपल क्या है, ये लो। तो तुरंत खुशी, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन और इमीडिएट सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड। क्वेश्चन ऐसा आता है, विच पार्ट ऑफ माइंड इंक्लूडेड इन ग्रेटिफिकेशन और इमीडिएट सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड। तो आपका तुरंत आंसर होगा इड। दूसरी भाषा में यहां मैं लिख दूं कि इड नीड्स इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, का मतलब होता है फुलफिलमेंट, सेटिस्फेक्शन, ग्रेटिफिकेशन और फुलफिलमेंट, फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स। कौन गुजर गुजर कर रहा है, क्या हुआ, क्या हुआ बेटा, कौन सी लाइन है, क्या कह रही है ऊपर वाली, किसकी है, इसी की है, इड की। ये सारी लाइन है इड की है, इड के बारे में ही है, क्योंकि इस लाइन से क्वेश्चन आता है कि इड, क्वेश्चन ऐसा आएगा कि विच पार्ट ऑफ माइंड अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड, विच पार्ट ऑफ माइंड नीड इमीडिएट सेटिस्फेक्शन और ग्रेटिफिकेशन ऑफ नीड्स। तो आपका आंसर क्या होगा, इड, इड। और इड किस पे काम करता है, प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करेगा, अभी के अभी चाहिए तो चाहिए,
जिद। आप समझे भाई? हो गया? अरे हो गया। चल आगे। या संघर्ष जारी है भैया। एक तुम्हारे दिमाग बेटा इतने तोते काहे उड़े हुए हैं दिमाग के शकल के, उदास काहे हो? समझ नहीं आ रही बात कुछ? आ रही है कुछ समझ बेटा? है तबीयत ठीक है? सब ठीक? तो थोड़ा मुस्कुरा सकती है? खुश रह के पढ़ सकती है, मजा आएगा है। मुस्कुराया करो, हंसा करो, उदास नहीं होने का। मैं ये डांटने के लिए नहीं कह रहा बेटा है? हाँ वही मैंने पूछा, तबीयत सही है वो भी मेरे को पता है, कारण क्या हो सकता है? कारण भी पूछा ना मैंने। तो मैं तो एज ए जनरल एडवाइस दे रहा हूँ कि बेटा पढ़ना तो है ही, तो खुश रह के पढ़ोगे तो तुम्हारे लिए ही अच्छा है। हुँ? बोझ समझ के नहीं पढ़ने का है। फिर आ गया ईगो। ईगो इज द पार्ट ऑफ माइंड विच डील्स विद द एक्सटर्नल वर्ल्ड। बाहरी दुनिया से डील करने वाला, बाहरी दुनिया से डील करने वाला पार्ट है माइंड का, कौन? ईगो। ये दोनों के बीच का बैलेंस करेगा, ईड एंड सुपर ईगो के बीच का बैलेंस मेंटेन करेगा। और इसका प्रिंसिपल होता है रियलिटी प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल है? रियलिटी प्रिंसिपल। और इसको हम एग्जीक्यूटिव ऑर्गन और सेंसरिंग पार्ट ऑफ माइंड बोलते हैं। एग्जीक्यूटिव ऑर्गन और सेंसरिंग पार्ट ऑफ माइंड। कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस क्या थे? कॉन्शियस वही है जिसके बारे में हम जानते हैं। प्री कॉन्शियस हम जानते नहीं है, बट जानना चाहे तो जान सकते हैं कंसंट्रेट करके, फोकस करके। और अनकॉन्शियस जिसके बारे में हम नहीं जानते, तकलीफ देने वाली चीजें, शर्मनाक चीजें, शर्मनाक हादसे, दर्दनाक हादसे, वो सब छुपे पड़े होते हैं अनकॉन्शियस माइंड में। वहीं वो जो मॉडल था उसका नाम था टोपोग्राफिकल मॉडल और टोपोग्राफिकल थ्योरी ऑफ माइंड, जिसमें आता है कॉन्शियस, प्रीकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। वही स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ माइंड में आएगा इड, ईगो एंड सुपर ईगो। इड का जो प्रिंसिपल है वो प्लेजर प्रिंसिपल है, तुरंत तो चाहिए इमीडिएट सेटिस्फेक्शन और ग्रेटिफिकेशन ऑफ नीड। वही ईगो रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है, एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ डील करता है, इसको एग्जीक्यूटिव ऑर्गन बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव पार्ट बोलते हैं। हो गया? और ये दोनों के बीच का बैलेंस बनाता है। रुके ही हैं भैया, हम तो कहीं नहीं जा रहे। हमको कोई जल्दी नहीं है, जल्दी तुमको है। कई लड़कियों ने अभी भी पोजीशन ले लिया है, जा रोटी तुरंत, 5 रोटी गर्मा गर्म। हाँ लो। अगला है इसके अलावा तो सुपर ईगो, ये राइट एंड रॉन्ग का कॉन्सेप्ट होता है, मोरल वैल्यूज पे काम करेगा। राइट एंड रॉन्ग का कॉन्सेप्ट किसके पास होता है, ऐसा क्वेश्चन आता है। इसके अलावा मोरल प्रिंसिपल पे काम करता है। जब मैं एसएनओ का एग्जाम दिया था एम्स का, हमारे क्वेश्चन आया था ये, विच पार्ट ऑफ माइंड हैविंग राइट एंड रॉन्ग कॉन्सेप्ट, राइट एंड रॉन्ग कॉन्सेप्ट। तो वो कौन है? सुपर ईगो है। मोरलिटी प्रिंसिपल, मोरल वैल्यूज क्या होती है भाई? मोरल वैल्यूज कहाँ से सीखते हो? सोसाइटी से, पेरेंट्स से, टीचर से, बड़ों से, सब हम क्या सीखते हैं? मोरल वैल्यूज, कि क्या गलत है क्या सही। बड़ों का आदर करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, ये सब कहाँ सीखे हैं? मम्मी पापा से, टीचर से, सोसाइटी से, बड़ों से, ये सीखे हैं। तो ये मोरल वैल्यूज पे काम करने वाला चीज है। और इसको दूसरे वर्ड में कंसाइंस बोलते हैं, ये बात जरूर याद रखना। अरे भाई साहब, दूसरे वर्ड में इसको हम कंसाइंस बोलते हैं, और कंसाइंस का मतलब हिंदी मतलब होता है विवेक। विवेक क्या है पता है? जमीर। विवेक, अपने जमीर को पूछ, अपने विवेक से काम ले, है? विवेक से बोल, इसका मतलब क्या है? वही है मोरल वैल्यू, पेशेंस नहीं है बेटा। सोच समझ के जो सही है, सोच समझ के जो सही है वही फैसला ले। अपने विवेक से पूछ कि क्या तू सही है। तो अपना विवेक का मतलब ये नहीं कोई विवेक दोस्त है ऐसे। अपने विवेक से पूछना है, अंदर से, आत्मा से, अंतर आत्मा से पूछना है। हाँ। तो इसको कंसाइंस बोलते हैं, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। राइट एंड रॉन्ग का प्रिंसिपल किसके पास है, वो भी आया हुआ है। और इसका प्रिंसिपल मोरल वैल्यू वाला है, ये भी आएगा। अब इसमें ये दो तरह का होता है। कंसाइंस के दो टाइप होते हैं। एक टाइप कौन सा, पहले सुन लोगे? तो साथ साथ टीपते हो, तुम्हारा दिमाग एक टाइम पे एक ही काम करता है, कितनी बार बताया उसके बावजूद। व्हिच पनिशेस मिसबिहेवियर विद फीलिंग ऑफ गिल्ट। कंसाइंस का मतलब है, इसके दो टाइप है। कंसाइंस का मतलब यही होता है कि राइट रॉन्ग का कॉन्सेप्ट है, अपने विवेक से काम लो, गलत नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, किसी का नुकसान नहीं पहुंचाना, चोरी नहीं करना, धोखा नहीं देना, ये सब कौन करता है? मोरल वैल्यूज में आते हैं ये। तो कंसाइंस में दो चीज है। पहला कंसाइंस क्या कहलाता है? पहला कंसाइंस क्या है इसमें, कि विच पनिशेस मिसबिहेवियर विद फीलिंग ऑफ गिल्ट। जब भी हमसे कुछ गलत होगा, जब भी हमसे कुछ गलत वर्ड निकलेगा, किसी का बुरा होगा, चीट करेंगे, धोखा देंगे, तो बाद में जो गिल्ट फीलिंग आएगी, वो कौन कराता है? कंसाइंस। किसी के साथ चीट करके गिल्ट फीलिंग आता है, किसी से झूठ बोल के आता है, किसी से लड़ाई करके आता है, किसी को तू बोल के आता है, गिल्ट फीलिंग आता है। जब भी गलत करेंगे, अंदर से विवेक की आवाज आएगी कि गलत किया यार,
तो ये गलत किया यार, ये फीलिंग क्या है, ये गिल्ट फीलिंग है। ये गिल्ट फीलिंग कौन दिलाता है, कंसाइंस दिलाता है। कौन दिलाता है, कंसाइंस, वो विवेक। फिर दूसरा आता है ईगो आइडियल। ईगो आइडियल क्या है, विच रिवॉर्ड्स गुड बिहेवियर विद द फीलिंग ऑफ प्राइड एंड सेल्फ सेटिस्फेक्शन। यहाँ किसी की मदद करके रास्ते से जा रहे थे, एक बूढ़े बाबा भीख मांगते दिखे, बेटा दे देना, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। तो फट से तुम्हारे अंदर की वो मॉरल वैल्यू जागी कि बूढ़े हैं, दादाजी की उम्र के हैं, बेचारे तकलीफ में है, थोड़ा भला कर देता हूँ इनको। भला ही 10 रुपए निकाल के दोगे, बाबा को बिस्किट दोगे, चाय पिलाओगे, या किसी को रोड क्रॉस कराओगे, किसी की हेल्प करोगे, तो अपने आप को फील कैसा आएगा, अच्छा लगेगा, हाँ मजा आ गया, अच्छा काम किया, राइट फीलिंग आएगी, सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग आएगी। वो भी कौन दिलाएगा, ईगो आइडियल दिलाता है। कौन दिलाएगा, ईगो आइडियल। कि अपने आप को आइडियल मानते हुए कि मैं बहुत अच्छा काम किया, नेक दिल मानते हुए खुद को सेटिस्फेक्शन की फीलिंग आती है कि मैंने अच्छा काम किया। तो ये ईगो आइडियल है। दूसरा एक वाला, जो गलत करेंगे तो गिल्ट फीलिंग करवाएगा। एक तो अच्छा करेंगे तो तारीफ करेगा, और दूसरा गलत करेंगे तो गिल्ट फीलिंग करवाएगा। इतना याद रखो। सुपर ईगो मॉरल प्रिंसिपल्स पे काम करता है, और मॉरल प्रिंसिपल हम टीचर्स से, पेरेंट्स से, बड़ों से, सोसाइटी से सीखते हैं, जिसमें गलत क्या है सही क्या है का फैसला होता है। राइट एंड रॉन्ग कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन भी, कि राइट एंड रॉन्ग का कॉन्सेप्ट किसके पास होता है, राइट एंड रॉन्ग कॉन्सेप्ट किसके पास होता है, किसके पास होता है, सुपर ईगो के पास होता है। सुपर ईगो को कंसाइंस बोलते हैं। इधर अकॉर्डिंग माइंड को 3 पार्ट में बांटा हुआ है। एक है इड, एक है ईगो, एक है सुपर ईगो। इड है जो प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, उसको चीजें तुरंत चाहिए, तुरंत इमीडिएट नीड फुलफिलमेंट, और इमीडिएट सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड, और इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ऑफ नीड चाहिए, चाहिए ही चाहिए वाली चीजें हैं इड के पास। फिर आता है ईगो, जो रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है, दोनों के बीच का बैलेंस करता है, इड एंड सुपर ईगो के बीच को बैलेंस करता है। इसको क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव पार्ट और सेंसरिंग पार्ट ऑफ माइंड बोलते हैं। वही तीसरा पार्ट जो सुपर ईगो है, ये मॉरल वैल्यूज पे काम करता है। इसके पास राइट एंड रॉन्ग का कॉन्सेप्ट होता है, क्या गलत है क्या सही है। इसको कंसाइंस कहते हैं, और कंसाइंस 2 तरह का होता है। एक है कि कुछ गलत कर दे तो गिल्ट फीलिंग करवाएगा, और दूसरा अच्छी करेंगे, किसी का भला करेंगे, अच्छा ही करेंगे तो सेल्फ सेटिस्फेक्शन फील होता है। तो भलाई करना है, क्या गिल्ट करोगे भलाई करोगे बे, हो गया लिख के, हुआ नहीं, हो रहा है अभी, होले होले से होता। हो गया, हाँ। अब अगला, हो गया, हो गया, हाँ। अब अगला पार्ट आता है डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म, सुन लो सुन लो सुन लो। मेरे 5 मिनट के 2,000 रुपए कट जाते हैं भाई, इसलिए सुनो डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है। डिफेंस मैकेनिज्म क्या होगा, कि डिफेंस मैकेनिज्म आर द मेंटल मैकेनिज्म, कोपिंग मैकेनिज्म, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, जो ईगो को हार्ट होने से रोकते हैं। ईगो को हार्ट होने का मतलब होता है, ईगो किससे हार्ट होगा, कि वो चीजें जो अपना मन स्वीकार नहीं करता, अपना मन एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो चीज हमें तकलीफ देगी। एग्जाम में फेल होना किसी को एक्सेप्टेबल नहीं होता है। तो अब एग्जाम में फेल होना एक्सेप्टेबल नहीं है, बहुत गिल्टी फील होती है, तो मन तो बहाने बनाएगा, मन बहानेबाज। अब बहाना क्या बनाएगा, फेल हुआ है तो पेपर टफ था, लेंदी था, ये था वो था, कंप्यूटर नहीं चला, हैंग हो रहा था, स्लो चला, नींद आ रही थी, दिखा नहीं, एग्जाम में नहीं पढ़ाया, आउट ऑफ सिलेबस, टीचर ने नहीं पढ़ाया, पढ़ाया वो आया नहीं, ये सब क्या है, ये सारे बहाने किस लिए। अबे गिल्ट को रोकना है ना, ईगो खुद का सेटिस्फाई करना है, गिल्ट फीलिंग से बचना है। तो ये क्या कहलाएंगे, डिफेंस मैकेनिज्म। नॉर्मली हर इंसान डिफेंस मैकेनिज्म यूज करता है अपनी जिंदगी में, बट एबनॉर्मल तब होंगे जब पूरे दिन हर चीज में बहाने ही मारे भाई साहब, ये एक्सेप्ट नहीं करे, पढ़ती तो नहीं है या पढ़ता नहीं है, और फिर भी बस लगा पड़ा है, एग्जाम टफ था, सिलेबस से नहीं था, पढ़ाया नहीं, ये नहीं खुद एक्सेप्ट करे कि पढ़ाई नहीं करी, तो क्या होगा, उसका सिलेक्शन नहीं होगा, कभी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उसने रियलिटी स्वीकार नहीं करी, सिर्फ कोसने पे लगी रही है, रीजन दे रही है, दे रहा है, खुद रियलिटी एक्सेप्ट करके स्वीकार करके इंप्रूवमेंट करना है। तो एबनॉर्मल हो गया डिफेंस मैकेनिज्म। यहाँ लगातार आप सच्चाई को झुटलाते जा रहे हो, झुटलाते जा रहे हो, यानी कि सच्चाई को लगातार झुटलाते जाओगे, नौकरी नहीं लगेगी, नहीं लगेगी तो डिप्रेशन में जाओगे, नहीं लगेगी क्या होगा, उदास हताश निराश होगे। लिखो, डिफेंस मैकेनिज्म आर द टूल। हाँ झोला बांध लिया, हाँ, खोलो, खोल लो वापस। कह रहे कि बात मेरी रखनी है, तुमने झोला बंद कर लिया तो मैंने वापस निकलवाया है, आज ना लिखेंगे, टीचर ने नहीं पढ़ाया, पढ़ाया
ये दे रहा है, हेलो, फोटो लेके रख लेंगे पर लिखेंगे नहीं आज। आज ना डिफेंस मैकेनिज्म वर्क ऑन अनकॉन्शियस माइंड, यानी कि सारे डिफेंस मैकेनिज्म हम जानबूझ के इस्तेमाल नहीं करते, अनकॉन्शियसली यूज होता है। कि ये जो बहाने बना रहे हैं हम कोई जानबूझ के थोड़ी बनाते हैं, गिल्ट फीलिंग से बचने के लिए बनाते हैं, तकलीफ से बचने के लिए बनाते हैं, और ये सब अनकॉन्शियसली होते हैं। ओनली एकमात्र डिफेंस मैकेनिज्म है जो जानबूझ के इस्तेमाल किया जाता है, कॉन्शियसली यूज होता है, वो है सप्रेशन। वो आगे लिखवाऊंगा। यहाँ रिप्रेशन का मतलब यही है कि तकलीफ देने वाली चीजों को भुला देना, कि अनकॉन्शियसली फॉरगेटिंग द मेमोरी एसोसिएटेड विद ट्रॉमेटिक इवेंट इज नोन एज रिप्रेशन। अब तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं जा रहा, ठेलों की खलबल खलबल आवाज आ रही है।